तो चलिए भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है। ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़ ऑन द स्कॉलरशिप फॉर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट। अब एक एक करके इसको देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों ने बहुत बारी इस चीज़ को पढ़ा है कि ये जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। अच्छा, इस वाले कंसेप्ट पे ना पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया जा चुका है। जैसे अगर मैं लिखूं वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज डॉक्टर, ये चीज़ मैंने लिखी। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस के अंदर ये जो वन के बाद ऑफ लिखा है, इसके बाद देखेंगे ये वन है, ये ऑफ है। देखिए, आपका नाउन जो है वो प्लूरल है, बट ये जो वर्ब है वो सिंगुलर है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन है, माई स्टूडेंट्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट इसका क्या है, वन है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर होगा। तो ये टेक्निकल टर्म में हमने इसको देख लिया, ठीक है। एक से अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट। तो चलिए, वन ऑफ के बाद ये हमने नाउन को तो प्लूरल बना दिया है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया है कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज़ कर लिया है। ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा किसके लिए है, सी के लिए लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पर्सन को रेफर कर रही है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़। तो हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी मान लीजिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है और उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई भी जो नाउन या प्रोनाउन आता है, इसको टेक्निकली एंटीसीडेंट बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा इसका। बस आपको ये देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी एंटीसीडेंट आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होता है तो इधर जो वर्ब लिखी जाती है वो सिंगुलर लिखी जाती है। मान लीजिए यही जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर ना आकर के प्लूरल आ जाए, तो इधर जो वर्ब लिखी जाती है वो प्लूरल वर्ब लिखी जाती है, ठीक है। तो जब मैं देखता हूँ इस एंटीसीडेंट को, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे हैज़ तो नहीं हो पाएगा, फिर यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा, और ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा सही। तो हैज़ की जगह पे हमें हैव, ठीक है। चलो भैया, जिन्होंने बैच परचेस कर लिया है आपको बधाई हो, ठीक है। अब पढ़ाई कर लो, है ना। बाकी सब कुछ देखेंगे तो सही है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और जीता क्या है, स्कॉलरशिप जीता है, ठीक है। ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फॉर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। और किस चीज़ के लिए जीता है, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए जीता है, ठीक है। अगर लिखा है देयर वाज एन रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन इन यूथ ड्यू टू ह्यूज प्राइज मनी। अच्छा, जब भी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं, इसको ना सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ा करिए, क्योंकि सेंटेंस में ही हिंट होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंटेंस हमें क्लू दे देता है कि हमें फिल क्या करना है। जैसे हमने पढ़ा, रिस्पॉन्स की बात हो रही है, तो कैसा रिस्पॉन्स था, नेग्लिजिबल रिस्पॉन्स था, पुअर रिस्पॉन्स था, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, या ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स था। अब ये पता तो ऐसे नहीं चलेगा। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है मैराथन के लिए जो रिस्पॉन्स था यूथ के अंदर ड्यू टू ह्यूज प्राइज मनी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आप अगर कोई इवेंट करा रहे हैं, कोई फंक्शन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उस इवेंट के अंदर आपने प्राइज मनी बहुत बड़ी रखी है, तो अब बताइए स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, लोगों के अंदर नेग्लिजिबल रिस्पॉन्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया ना। तो नेग्लिजिबल तो हो ही नहीं सकता, राइट। नेग्लिजिबल मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट होती है, या जिस चीज़ को हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट मतलब जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जिस चीज़ की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है, बहुत कम होती है, लिटिल वैल्यू, ना के बराबर, ठीक है, वो चीज़। ये तो होगा नहीं। पुअर, ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। देखिए, ल्यूक वार्म जो होता है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों समझिएगा। अच्छा, एक तो ल्यूक वार्म का मतलब आप जाते होंगे मॉडरेटली वार्म, ठीक है। मतलब जैसे पानी है, पानी को आपने मॉडरेटली वार्म कर दिया, हल्का सा गर्म कर दिया, जिसको हम लोग एक सिंगल वर्ड में टेपिड बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब ये मॉडरेटली वार्म तो हम जानते ही हैं यार, पानी को हल्का सा गुनगुना कर दो, वो ल्यूक वार्म वाटर कहलाता है। लेकिन तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा, इंथुजियाज्म भी होता है इसका मतलब, यानी लिटिल इंथुजियाज्म। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, आगे काम दे सकता है। लिटिल इंथुजियाज्म, जैसे मान लो हमने कहा कि चलो यार एक इवेंट है, चलते हैं, एक कंसर्ट है, चलते हैं, चलोगे क्रिकेट खेल लें। तुम्हारे अंदर जो हमने कहा ना, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है वो ल्यूक वार्म है, मतलब तुम्हारे अंदर ज्यादा इंथुजियाज्म उस चीज को लेकर के नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो तुम, ठीक है। एक सिंगल वर्ड में अगर इस चीज को बोला जाए तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि तुम अनइंटरेस्टेड हो। अगर आप किसी चीज में अनइंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए भी ल्यूक वार्म का यूज किया जाता है।
ओवरवेलमिंग एक ही बचता है, दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर अ स्ट्रॉन्ग और यू कैन से पावरफुल रिस्पॉन्स, यानी जैसे होता है नहीं है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अगर वो उसका अगर कोई कंसर्ट हो रहा है या किसी क्रिकेटर को आप पसंद करते हैं, अगर वो खेल रहा है तो आपका उसके लिए ओवरवेलमिंग पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, उसे ओवरवेलमिंग कहा जाता है। तो भाई इतना प्राइज मनी था ना, इसकी वजह से लोगों का ओवरवेलमिंग जो है वो रिस्पॉन्स था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? आर्टिकल देख के ही हो गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो मेरा काम है समझाने का ना, तो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा। सी कास्टेड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हर स्टूडेंट्स एंड टीच्ड देम वैल्यूएबल लेसन्स। भाई पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ हमारी वर्ब होती है ना जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे टेलीकास्ट हम लोग लिखते हैं, तो ये टेलीकास्ट की पहली फॉर्म, टेलीकास्ट की सेकेंड फॉर्म, टेलीकास्ट की थर्ड फॉर्म सेम होती है। कभी भी आप इसको, जैसे टेलीकास्ट आपने सुना होगा, आपने ब्रॉडकास्ट सुना होगा, या फिर आपने कास्ट सुना होगा, आपने कट सुना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कभी देखिए, इनकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं? सेम होती हैं, आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, जैसे कास्ट हो गया, या मान लीजिए आपका पुट हो गया, या फिर मान लीजिए कट हो गया, तो कास्ट 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 ही होता है तीनों फॉर्म। जैसे पुट 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 होता है, ठीक है, तीनों फॉर्म। जैसे आपका कट 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 होता है, तीनों फॉर्म। ऐसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। हमें फंसाने के लिए क्या करते हैं? टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, कास्टेड, ठीक है, ऐसा लगा करके दे देंगे, कटेड दे दें, ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये जो कास्टेड लिखा था वो गलत हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो टीच्ड है ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है टीच नहीं होता, टॉट होता है ना? तो ये होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो सबसे पहले इस चीज़ को तो मैं यहीं से ख़त्म कर दूंगा, कास्टेड, इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, टीच्ड। एक ही हमारे सामने बचता है, कास्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड टॉट देम। अच्छा, ये जो कास्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ऐसे समझ लो आपकी, हैड अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, हैड अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि किसी चीज के ऊपर, मतलब जो प्रभाव, मतलब प्रभावशील कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं प्रभावशील। ठीक है, ये चीज होता है। अगला देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, और मैं आप लोगों से भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन से पहले 100 गोल्डन रूल्स मेरा जो है बाई जय सर करके ऐसा सर्च कर लेना, और प्लीज़ एक बार उसको ना 2x की स्पीड में पढ़ जरूर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब उसके अंदर समझा रखा है, कभी तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझा रखी हैं, राइट? तो एक बार प्लीज़ पढ़ना उसको। देखो, हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बताइए। चलो एक बार देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना, ये बताने से पहले एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, और इसी ट्रिक के बेसिस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो आप ना कोरिलेटिव कंजंक्शन जानते ही होंगे आप सभी लोग। जैसे ये जो आपका होता है नॉट ओनली, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? बट ऑल्सो। अगर मैं ईदर की बात करूं, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? और। नीदर की बात करूंगा तो इसके साथ क्या यूज़ करते हो आप? नॉर। ये तो सबको पता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे बोथ होता है, बोथ के साथ क्या यूज़ करते हैं? एंड, है ना, ये चीज़। अब आपने देखो, देखना क्या होता है, सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा है? नॉट ओनली। देखिए इसके साथ बट ऑल्सो लिखा है कि नहीं लिखा है? आपने कहा बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या है? नॉट ओनली लिखा है, बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे देखिए आप बट ऑल्सो लिखा है, चलिए ये भी सही हो गया। यहाँ पे देखेंगे नॉट ओनली लिखा है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे नॉट ओनली लिखा है, और इन्होंने यहाँ पे भी इसका पेयर सही कर दिया है, और यहाँ पे भी इसका पेयर सही कर दिया। देखिए सिंपल ट्रिक क्या है, कभी भी आपको नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इधर और नीदर नॉर दिखे ना, इसमें ये क्या होते हैं? एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है? इनको लोग, कुछ लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं, कुछ लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये होते तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है। इनका काम होता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना। ठीक है, अब सेम रैंक का स्ट्रक्चर क्या है उसको समझाता हूँ। जैसे अगर सेंटेंस में देखेंगे, बट हमेशा ना, ये दूसरा वाला देखिए, बट ऑल्सो के बाद क्या आया है यहाँ पे? आपने कहा वर्ब आई है। यहाँ क्या आया है? आपने कहा देयर टीचर आया है। कहने का मतलब ये हमारा नाउन आया हुआ है। यहाँ देखेंगे क्या आई है? आपने कहा वर्ब दिख रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्या आया है? माई ब्रदर सपोर्ट्स, यानी नाउन हमें दिख रहा है।
तो सेम रैंक का स्ट्रक्चर जोड़ने का मतलब ये है, अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए। अगर हम देखेंगे भाई इधर में राइटिंग है आईएनजी फॉर्म, तो इधर भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए। तो आपको इसमें से किसमें दिख रहा है कि जो चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको एक जगह गड़बड़ मिलेगा। अगर यहाँ प्लेस वर्ब दिखी है तो आपको देखिए यहाँ पे भी सिंस वर्ब आई हुई है, ठीक है। बिल्कुल सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। इनका पूछने का पैटर्न ही ये होता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। या तो पेयर में गड़बड़ करेगा या तो फिर इसके सीक्वेंस में गड़बड़ करेगा। तो अगर यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब है, ठीक है। अब बट ऑल्सो के बाद डियर टीचर नाउन आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी देखो द स्टूडेंट्स नाउन आया है, करेक्ट है। तीसरे में हम देखते हैं यहाँ पे तो यार आईएनजी फॉर्म आ गई है, लेकिन यहाँ पे इंजॉयस के बाद रेडिंग दिया है, यही गड़बड़ हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ माई ब्रदर नाउन आया है और यहाँ नॉट ओनली के बाद माई फ्रेंड्स भी नाउन आया है। यानी सारे के सारे सही हैं सिवाय तीसरे वाले को छोड़ करके। अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूंगा तो ये सी वाला ही है जो हमारा इनकरेक्ट है। तो प्लीज ये वाला जो मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताया है ना, इसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेयर होते हैं इनके बाद देखना है। ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इनके बाद देखिए इनका अगर पेयर सही है तो इस तरीके से मिला लीजिए क्या ये स्ट्रक्चर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा। और फिर से बोलूंगा कि ग्रामर के कंसेप्ट या रूल्स पढ़ने के लिए 100 गोल्डन रूल्स बाय जैसर एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जब भी जाना हो। पैरेलल की बात करते हैं, देखिए इनका पैटर्न समझते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई पैरेलल की पहले स्पेलिंग देख लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, सिंगल आर होता है तो ये डबल आर करके दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात डबल एल होता है तो सिंगल एल करके दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए होता है तो ई करके दे देंगे, गलत। तो पैरेलल ये सही स्पेलिंग होती है PARA डबल LEL होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि हिज वाइफ मस्ट हैव बीन अ सेंट टू पुट ऑफ हिम फॉर ऑल दोज ईयर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि हिज वाइफ मस्ट हैव बीन अ सेंट, मतलब उसकी पत्नी को क्या होना चाहिए था, एक संत होना चाहिए था। किस चीज के लिए, फॉर ऑल दोज ईयर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर वो कोई गलती करता है, उस गलती को माफ करने के लिए या उसके साथ रहने के लिए वो एक संत ही बन के रह सकती थी। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है तो फिर रहना क्या होगा, उसके लिए मुश्किल होगा। तो पहले तो हम एक एक करके इनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इनका मीनिंग होता क्या है। तो पहले तो आप इसका आंसर मुझे बताइए, फिर मैं शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो समझ गया आप, अपना आंसर दे दिए। सबसे पहले पुट ऑफ का मतलब सबको पता होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना या किसी चीज को डिले करना, या हम इसके लिए एडजर्न भी लिखते हैं, यानी किसी चीज को टालना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरी अगर बात करूं, पुट ऑन। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर, दो मतलब इसके होते हैं। एक होता है जैसे कपड़े वगैरह पहनना, उसके लिए होता है, और एक होता है टू प्रिटेंड, यानी दिखावा करना। दोनों लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना हो तो कपड़े पहनना और दिखावा करना। पुट अप विद यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब टू टॉलरेट समवन, ठीक है, किसी को सहना, टू टॉलरेट समवन। कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम दोनों साथ में रहते हैं और हम दोनों में से कोई एक मान लीजिए थोड़ा बदतमीज है, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी बदतमीजी को सहने के लिए ना इंसान को संत ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक संत है जिसे गुस्सा नहीं आता है ना, वो अपने माइंड को काम रख सकता है। बाकी तो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है खुद को काम रखना, राइट। तो पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट समवन, या टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब किसी अनप्लेजेंट मतलब होता है बुरा, किसी बुरी चीज को क्या करना, टॉलरेट करना, सहना। अगर मैं पुट डाउन की बात करता हूं तो उसका मतलब टू इंसल्ट होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो टू इंसल्ट लिख सकते हैं, किसी की इंसल्ट करना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करने का मतलब आलोचना करना किसी का। तो अगर यहाँ पे बात करूं तो पोस्टपोन का कोई मतलब नहीं है, पुट ऑन का भी मतलब नहीं है, पुट डाउन का। पुट अप विद हो जाएगा कि हिज वाइफ मस्ट हैव बीन अ सेंट टू पुट अप विद हिम फॉर ऑल दोज ईयर्स। तो मतलब इन सालों में उसको सहने के लिए, मतलब उसको झेलने के लिए उसको क्या होना चाहिए, एक संत होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पुट अप विद हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे शूज़ पहन के पढ़ाने के लिए, एक तो आदत नहीं है ना शूज़ वगैरह पहनने की, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा उलझन होने लगती है। चलो भाई क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिखा है मेनी टूरिस्ट कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिक इंडियन क्राफ्ट वर्क एंड इम्पोर्टेड इमिटेशंस। अब यहाँ पे देखो ऑथेंटिक लिखा है,
सबको पता है भाई, ऑथेंटिक मतलब होता है जो चीज़ ना बिल्कुल रियल होती है, जो चीज़ जेन्युइन होती है ना, उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फॉल्स गलत है, कंटेम्प्रेरी लिखा हुआ है, तो कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न होता है, ठीक है, मॉडर्न, जो चीज़ मतलब आधुनिक होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट डे जो होता है, प्रेजेंट डे, इसके लिए यूज़ करते हैं। यूनिक मतलब स्पेशल होता है, ठीक है, यहाँ पे जेन्युइन हो जाएगा। अगला ऑर्थोडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिलीफ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है अनुसरण करना, किस चीज़ का, ट्रेडिशनल क्या होता है, समझा देता हूँ, ट्रेडिशनल बिलीव्स। जैसे देखिए ट्रेडिशनल होती क्या चीज़ है, मतलब जो चीज़ बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा सोच है, कोई ऐसा विश्वास है, आपके परदादा मानते थे, आपके दादा भी मानते थे, आपके पिता भी मानते हैं, आप भी उसको मानते हैं, आने वाले समय में जो जनरेशन आएगी वो भी उसे मानेगी, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिलीफ, यानी पुराने समय से चला आ रहा कोई एक विचार है, कोई भरोसा है, विश्वास है, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना, ठीक है, इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ बिलीफ नहीं हो सकता है, मतलब आप लिखना चाहें तो बिलीफ के साथ यहाँ पे आप कस्टम्स भी लिख सकते हैं, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज होता है, या फिर आप रूल्स लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मतलब कस्टम्स हो सकता है, रूल्स हो सकता है, आपका बिलीव्स हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक तो इसका सिनोनिम हो सकता है कस्टमरी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका एक सिनोनिम हो सकता है दैट इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद इस्टेब्लिश्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश्ड क्यों बोलना पता है, आपको लगेगा कि सर इस्टेब्लिश मतलब तो होता है स्थापित करना, किसी चीज़ को सेटअप करना, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है ना, मतलब वो अब इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है, राइट। ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। और अच्छा कभी कभी पता है क्या होता है, ये तो चलो मान लीजिए आ गया तो आप समझ सकते हो, कभी कभी ये लोग कंजर्वेटिव दे देते हैं। अब आप सोचोगे सर कंजर्वेटिव क्यों देते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव का जो मतलब होता है वो तो नैरो माइंडेड होता है। अब ये कैसे सिनोनिम बन सकता है, देखो भाई, मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी एक बिलीफ को, एक सोच को बहुत लंबी समय से फॉलो करते हुए चला आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रूढ़िवादी सोच। मतलब आप उसको लाख समझा लीजिए ना, अरे यार ये जो तुम्हारा बिलीफ है ना, ये रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, वो मानेगा ही नहीं। आप लाख उसके सामने तथ्य रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, वो नहीं मानेगा, वो अपने बिलीफ को लेके स्टिक रहेगा, है ना, उसको लेकर के एकदम दृढ़ रहेगा, नहीं हमारा ये मानना है तो मानना है। तो ऐसे लोगों, जो लोग एकदम रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर के अड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव भी बोला जाता है, नैरो माइंडेड, ठीक है। तो मान लीजिए कभी कस्टमरी, कन्वेंशनल या इस्टेब्लिश नहीं देता है, तो हो सकता है कंजर्वेटिव या नैरो माइंडेड भी दे सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो उल्टा बात करते हैं, तो अगर इधर अपोजिट की बात है, तो इधर हमने कन्वेंशनल बोला था, आपको तो अनकन्वेंशनल हो जाएगा। ट्रेडिशनल तो सीधा सीधा इसका सिनोनिम बन जाएगा। बीसीएस बड़ा अच्छा वर्ड है और एग्जाम का बड़ा फेवरेट वर्ड है। क्रूएल होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है जो लोग क्रूएल होते हैं, या जो लोग मेरे भाई ब्रूटल होते हैं, या जिनको हम सेवेज भी बोल सकते हैं, और इनको हम विक्ड भी बोल सकते हैं, और इनको हम लोग इनह्यूमन भी बोल सकते हैं। मतलब जिनके अंदर दया नहीं होती, जो लोग बहुत निर्दयी होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। यूजलेस तो आपको पता ही है। अगला देखिएगा, वन शुड रिफ्रेन, ये तो बहुत कॉमन है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो फॉर नहीं, देखिए फॉर का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे पर्पस बताने के लिए भी करते हैं, टाइम बताने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, पता है कभी कभी इसका यूज़ एक्सचेंज करने के लिए भी किया जाता है, अदला बदली। टू का यूज़ हम डायरेक्शन बताने के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए। और कभी कभी इसका यूज़ हम ना डेस्टिनेशन के लिए भी कर लेते हैं, कोई डेस्टिनेशन बताना हो। फ्रॉम का यूज़ हम देखो सेपरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी करते हैं। सेपरेशन मतलब किसी चीज़ को अगर हम अलग कर रहे हैं, डिटैचमेंट के लिए कर रहे हैं, उसके लिए, ठीक है। तो कह रहा वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज़, तो ये हमारा हो जाएगा। विद का यूज़ जैसे हम टूल वगैरह के लिए करते हैं, टुगेदरनेस के लिए करते हैं, जैसे आपने बोला सर मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, तो देखो टुगेदरनेस। जैसे हम बोलते हैं विद नाइफ, तो हम ये इंस्ट्रूमेंट और टूल वगैरह के लिए भी करते हैं, तो फ्रॉम यहाँ पे हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज एज आर एंटी सोशल, अगर एंटी सोशल कोई एक्टिविटीज़ है, मतलब जो एक तरीके से अनएथिकल और इमोरल है, ऐसी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए हमको, ठीक है। ऐसी चीज़ों से हमें डिटैच रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगला देखिए, प्लेइंग विद फायर, अगर आप फायर के साथ खेल रहे हैं तो क्या होगा,
खतरा होगा, ठीक है, रिस्की चीज़ है, तो प्ले अ ट्रिक तो नहीं होगा, हैंडलिंग अ सिचुएशन वाइजली भी नहीं होगा, डीलिंग विद अ सेफ हैंड ये भी नहीं होगा, इंगेजिंग इन अ रेकलेस या डेंजरस एक्टिविटी, जो होती है ना रिस्की एक्टिविटी या डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, खतरों से खेलना जिसे हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट को समझिएगा आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक नाउन लिखा, उसके बाद यहाँ पे एंड लिख करके और एक दूसरा नाउन हमने लिख दिया, ठीक है। आप सपोज कर लो कि ये जो नाउन लिखा है इसके पहले भी हमने मान लीजिए द आर्टिकल लिख दिया और इसके पहले भी द आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। तो अब जानते हैं क्या हो जाएगा कि ये दोनों आदमी जो नहीं है इनको डिफरेंट मान लिया जाएगा, डिफरेंट यानी इनको अलग अलग मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा, जैसे द एक्टर एंड द डायरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्टर एक ये बंदा है और कोई दूसरा है जो डायरेक्टर है, ये दो पर्सन है, एक व्यक्ति ये है और यहाँ पे एक व्यक्ति ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए एक नाउन लिखता हूँ, उसके बाद मैं एंड लिखता हूँ और उसके बाद फिर एक नाउन लिखता हूँ और सिर्फ हमने आर्टिकल द जो है ना एक के पहले लगाया है, तो आपको पता है इनको ना सेम मान लिया जाता है, ये दोनों एक ही इंसान है। जैसे मैंने इसी चीज़ को लिखा द एक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसान एक्टर है वही डायरेक्टर भी है। बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का भी नाम ले लो, मिल जाएंगे आपको, जैसे अनुराग कश्यप है, वो एक्टिंग भी कर लेता है, ठीक है, और डायरेक्टर भी है, वो डायरेक्ट भी मूवी कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, राइट। तो अब ये क्या होता है ना, ये सेम है, दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये सेम है, ये एक ही है। तो जो आपने यहाँ पे एंड लगा के ये नाउन लिखा, ये नाउन लिखा, एक के पहले आर्टिकल लगाया, मतलब एक ही व्यक्ति है, वो कैप्टन भी है और कोच भी है। तो इसको अगर हम एक मान रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, जाहिर सी बात है, सिंगुलर है तो फिर हैव नहीं लगेगा यहाँ पे, तो हैज लगाना पड़ जाएगा। तो हैज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आपने इसको सेम पर्सन मान लिया, इसको आपने डिफरेंट पर्सन मान लिया। यहाँ जब आप डिफरेंट पर्सन मानते हैं तो इस कंडीशन में, जैसे हमने द एक्टर एंड डायरेक्टर, अगर यहाँ पे इसके बाद वर्ब लिखनी है तो प्लूरल वर्ब लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा तो हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। अगला कंसेप्ट देखिएगा क्या है, डर्थ। डर्थ तो बड़ा अच्छा वर्ड है, डर्थ का मतलब कमी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक वर्ड हमने बहुत बार आपको लिखवाया है, स्पार्स, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक वर्ड वो होता है ना पॉजिटिव, ठीक है, याद आया आप लोगों को। और PALTRY ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसकी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है, लेकिन इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो एक वर्ड जैसे हमने आपको और कई बार लिखवाया, दैट इज़ मीगर, ठीक है। तो हमारा स्पार्स हो गया और मीगर हो गया, पॉजिटिव हो गया, पाल्ट्री हो गया, इन सब का मतलब शॉर्टेज होता है, इन सब का मतलब कमी होता है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड हमने लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यही मेंशन था, स्कार्सिटी, ये तो सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है भैया। कई इंसान को आप देखोगे, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो हमेशा देखेंगे जो डिप्रेस्ड इंसान होता है ना वो हमेशा आपको दुखी मिलेगा। सुखी कैसे हो सकता है डिप्रेस्ड व्यक्ति, डिस्पॉन्डेंट होगा, डिस्मल होगा, ठीक है। क्या हो गया, डिस्पॉन्डेंट, डिस्मल, ठीक है, ये चीज मतलब जो लोग दुखी हैं। अब जितने दुखी वाले सिनोनिम हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हो, जितने भी, मतलब आपको जितने भी आते हैं आप सब लिख लो। जैसे दो चार मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने डाउन कास्ट लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाउन हार्ट लिख दिया, ठीक है, डाउन हार्ट है ये लिख दिया। जैसे मेलनकॉली करके एक वर्ड आता है, आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड आता है आपका क्रेस्ट फॉलन करके, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। मोरोस लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, ये हो गया आपका। जैसे सॉरो वर्ड आता है, ये लिख लीजिए। जैसे मॉर्न वर्ड आता है या मॉर्नफुल वर्ड आता है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता है आपको। जैसे मॉर्नफुल हो गया, सॉरो हो गया, मोरोज हो गया, क्रेस्ट फॉलन हो गया, मेलनकॉली हो गया, डाउन हार्ट है, डाउन कास्ट है, डिस्मल है, डिस्पॉन्डेंट है। तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा, इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दुखी, तकलीफ, राइट। इंसेनिटी का मतलब क्या होता है, पागलपन, जिसको हम लोग ल्यूनेसी लिख सकते हैं। जैसे ल्यूनेटिक वर्ड होता है ना, तो ल्यूनेसी, पता है इसके लिए एक वर्ड है, नया वर्ड, फॉली लिख लीजिए, ये भी बन जाएगा। सबसे सिंपल लिखना है तो मैडनेस लिख लीजिए, मैडनेस मतलब पागलपन होता है। तो जो आंसर होगा इसका, सिनोनिम पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब किसी चीज़ का विघटित होना, सड़ जाना, डिके होना, रॉट होना, ठीक है, तो ये चीज़ होता है। डिके लिख लीजिए, रॉट लिख लीजिए, ब्रेक डाउन लिख लीजिए। जैसे एक कुर्सी है उसको आप अपने छत पे रख दो
उस पर धूप भी लगेगी, बरसात भी होगी, ठंड भी पड़ेगी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट मतलब धीरे धीरे टुकड़ों में टूट के बिखर जाएगा, मतलब एक तरीके से रॉट हो जाएगा, डीके हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ विघटन होना किसी चीज़ का। डिकम्पोज वर्ड आपने साइंस वगैरह में पढ़ा रखा होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ये। अब अच्छा, एक बात मैं बताने वाला था। अ, अभी मैं डॉक्टर के पास जब मिला था ना, जब अपनी ये हील को लेके वो करा था, तो अच्छा, ये डॉक्टर मुझे 2 बार ये बोल चुका है कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक तो बड़ी बुरी चीज़ होती है, ठीक है। मतलब जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, ज़्यादा सोचते हो ना, तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। खैर, मैंने इस चीज़ पर विश्वास किया नहीं, मुझे लगा कि यार मुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है ना। बट मैं उस चीज़ को ओवरकम कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, बड़े भाई होने के नाते या एक टीचर के नाते, जो भी आप समझ लो, ठीक है। या ये सब भी नहीं दे समझते तो एक इंसान ही मान लो जिससे आज आप पढ़ रहे हो। एक लाइफ में ना, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दिन रात, हालात, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हों, कैसी भी हों, अगर हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं। कभी कभी हमारी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ऐसा होता है जैसे लग रहा है कि हम खिसके ही नहीं, हम उसी जगह पे अटके हुए हैं, स्टक हैं। ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल वहाँ से आप निकलोगे, बस नीयत अगर साफ रहे इंसान की तो। ठीक है, तो इसलिए आपसे ये चीज़ बोलूँगा। बहुत बार मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, भले मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मोटिवेशन वही दे सकता है जो खुद अंदर से टूटा हुआ है ना। आप ऐसे, क्योंकि टूट के बिखर के जो इंसान बनने लगता है, या जो इंसान खुद को संभाल लेता है, संभलने लगता है, वही आपको मोटिवेट भी कर सकता है। अदरवाइज कोई आपको मोटिवेट ऐसे तो नहीं कर सकता जिन्होंने परिस्थितियां देखी नहीं, स्थितियां देखी नहीं, जिंदगी में कुछ देखा नहीं, झेला नहीं, तकलीफ दुख इसको सहन नहीं किया, वो तो आपको मोटिवेट क्या ही करेगा। तो जो इनको करके संभला है, संभलने की कोशिश कर रहा है, इन सारी चीज़ों को समेट रहा है, वो आपको जरूर आगे लेकर के जा सकता है। इसलिए बता रहा हूँ कि हालात कैसे भी हों, हार मत मानना। क्योंकि मैं खेतों में काम करके, दूध बेच के, फटे पुराने कपड़े पहन करके, बिना खाए सो करके जब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है, तो तुम क्यों नहीं। तुम तो शायद मेरे से बेहतर ज़िंदगी में होगे, अगर नहीं भी होगे तो बेहतर बन जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस रुकना नहीं है। ठीक है, मैं बहुत कम ही किसी को मोटिवेशन देता हूँ, लेकिन ये बहुत फैक्ट चीज़ है और एक्सपीरियंस है, तभी बता रहा हूँ। फिर आते हैं एलिगेंस पे। ठीक है, एलिगेंस। चलिए एक बार आप बताइए, बड़ा आपने सुना होगा एलिगेंस के बारे में। सी वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एलिगेंस। पर्सोनिफिकेशन मतलब यहाँ पे क्या है पता है? अ परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब वो एलिगेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एलिगेंस होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको शादी करनी है, लड़की चाहिए ना, कैसी लड़की चाहिए आपको? आप कहोगे सर सुशील चाहिए, सुसज्जित चाहिए, है ना, सुकन्या। मतलब कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, आप भले अच्छे हो ना हो, लेकिन लड़की सुशील चाहिए, तो आप भी अच्छे बनिए। ठीक है, तो ये जो एलिगेंस है ना, एलिगेंस इट इज रिलेटेड टू ब्यूटी एंड स्टाइल। ठीक है, ये तो मैंने आपको मीनिंग बताई है। अब इसका सिनोनिम अगर हम बात करें, तो इसका सिनोनिम ग्रेस होता है। ठीक है, किसी के अंदर जैसे ग्रेस है, चार्म है ना, जिसको हम लोग वो नहीं बोलते डेकोरम, मतलब कोई ना शिष्टाचार जिसके अंदर है, खूबसूरती, शिष्टाचार, सफिस्टिकेटेड कहते हैं ना, बड़ा सफिस्टिकेटेड इंसान है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनोसेंस मतलब निर्दोष होता है, हटा दीजिए। डुप्लीसिटी हटा दीजिए, सैडनेस, सब हटा देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? अब हमने ये बताया है कि अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, अब अपोजिट में वहां तो हम समझ गए कि ये ब्यूटी एंड स्टाइल के सेंस में यूज किया जा रहा है। इनोसेंस तो सबसे पहली बात तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसका मतलब भोला भाला होता है। इनोसेंस का मतलब हम लिख सकते हैं ऐसा इंसान जो काइंड होता है। डुप्लीसिटी उनको बोलते हैं जो एक तरीके से डिसऑनेस्टी, है ना, जो डुप्लीकेट चीजें होती हैं, वो आपको क्या है, बेईमानी तो है वो, डिसऑनेस्टी हम बोल सकते हैं इसके लिए। सैडनेस पता है। वल्गैरिटी मतलब होता है लैक ऑफ मैनर्स। ठीक है, ये होता है लैक ऑफ मैनर्स। मैनर्स मतलब शिष्टाचार, जिनके अंदर शिष्टाचार की कमी हो उनको वल्गैरिटी बोला जाता है। जैसे कहते हैं बड़ा वल्गर है यार ये, वल्गर ऐसे लोगों को बोला जाता है जो लोगों के पास सहूर नहीं होता, ढंग नहीं होता, है ना। इनडिसेंसी बोला जाता है। ठीक है, एक वर्ड में लिखें तो इनडिसेंसी। जैसे यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? जो लोग बहुत डिसेंट होते हैं। तो डिसेंट का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनडिसेंसी, जिनके अंदर शिष्टाचार ही नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ही वॉज एग्रीएबल टू एक्सेप्टिंग द प्लान। ये देखो, इस क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट यानी शांत, इस क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। एसएससी के अंदर एरर दिया था, और देता कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूं। एरर ऐसे देता है, बोथ द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, ऐसे दे देगा। तो हमें सेंटेंस ही पढ़ करके यहाँ पे यार समझ में आ गया, कह रहा है कि बोथ द थिंग्स, जो दोनों चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, तो हमें कहना है बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो हमें क्वाइट का यूज करना है, ना कि क्वाइट का यूज करना है, QUITE। तो कह रहा है क्विट, क्विट मतलब होता है किसी चीज को लीव कर देना, छोड़ देना, ये तो बेवजह दे दिया है ऐसा। ठीक है, तो ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा ही वॉज क्वाइट अग्रीएबल टू एक्सेप्ट इन द प्लान। ठीक है, अ पर्सन हु लव सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो प्यार करता है, सपोर्ट करता है और अपनी कंट्री को डिफेंड करता है, इसको क्या बोलेंगे? पैट्रियट। ठीक है, या फिर क्या? बिल्कुल। देखिए, अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध था 3-4 दिन के लिए जो भी चला, वो जो लोगों का लव था, सपोर्ट था अपनी कंट्री को लेकर के, वो सामने भी आया, दिखा, तो हम ऐसे जनों को पैट्रियट ये चीज़ बोलेंगे, राइट। उसके बाद ट्रेटर होता है ना, जो द्रोही हो, है ना, जो बिट्रे करता है, तो हु बिट्रेज दियर कंट्री, देशद्रोही, हु बिट्रेज दियर कंट्री। कहते हैं ना कि आप कभी दुश्मनों से, बाहर दुश्मनों से नहीं हारते हैं, इंसान हार जाता है अपने घर के दुश्मनों से। तो हमारे घर में ही बहुत सारे दुश्मन भरे पड़े हैं जिनसे इंसान हार जाता है। तो ट्रेटर मतलब क्या होता है? देशद्रोही एक तरीके से। ठीक है, जैसे ना श्रीलंका वाले आज भी मानते हैं ऐसा कि जो विभीषण है उसको मानते हैं कि देशद्रोही है, वो एक तरीके से उसको ट्रेटर माना जाता है, क्योंकि वो भगवान राम के साथ मिल करके उसने एक अच्छा काम कर दिया था, इसलिए। ठीक है, और एक बड़े जाने माने वो हैं भाई, टीचर हैं, विकास दिव्यकीर्ति करके, हमने उनकी कुछ क्लिप देखी थी। मुझे समझ में नहीं आता है, ये लोग इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, आपने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जी, एक चीज़, एक शिष्य ने उनसे ये चीज़ पूछी थी कि इस दुनिया में बुराई क्या है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ की अति बुराई है। अति का मतलब होता है अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा होने लग जाए, कितना भी अच्छा, किसी से प्यार हद से ज़्यादा हो जाए बुरा है, बहुत ज़्यादा पढ़ लो तो हद से ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल भी हो गए ना तो भी बुरा है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए तो भी बुरा है, मतलब कोई चीज़ की अति हो गई तो बुराई है। हर चीज़ को ना, जैसे हमारे पुराने समय में साधु संत थे तो वो हमें बताते थे जीवन का संतुलन, मतलब हर चीज़ को हम बैलेंस करके कैसे चल सकते हैं ज़िंदगी में। इसलिए कभी कभी लोगों का दिमाग फिर जाता है। तो हमने एक क्लिप देखी थी विकास दिव्यकीर्ति जी की, तो उसमें वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हम श्रीलंका गए और हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि श्रीलंका में लोग बड़ी कहानियां सुनाएंगे राम और रावण की। वहाँ पे किसी को ना तो राम के बारे में पता था ना रावण के बारे में पता था। और वहाँ पे जो बजरंग बली का पैर पड़ा था, उनका ये कहना था कि बजरंग बली का तो वो पैर था ही नहीं, वो तो ऐसे बड़ा सा गड्ढे को सीमेंटेड करके बना दिया गया जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और जो अशोक वाटिका पार्क करके था, मतलब वहाँ पे वो जो बगीचा था उसको एक ब्रिटिश वालों ने पार्क बना दिया था। मुझे ऐसी चीज़ों को लगता है ना कि ये कितने निर्बुद्धि हैं, मतलब मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है। कुछ लोगों को लग सकता है भैया ये तो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, आप तो एसएससी को पढ़ाते हैं, कितना बड़ा टीचर, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है ना। हो सकता है ये आपकी सोच हो, लेकिन मेरी सोच यही होती है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि की ज़रूरत है अभी जीवन में, क्योंकि जानते हैं साइंस अभी बहुत सारी जगहों तक नहीं पहुंच सकता है, ना पहुंच पाया है। हम ना हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, है ना, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढते हैं। जहाँ पे आप सरेंडर हो जाते हो, जहाँ पे आपका लॉजिक ढूंढना, मैं भी पहले बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन करता था, लेकिन जिस दिन आप रीज़न ढूंढना, लॉजिकल होना, इंटेलेक्चुअल होना बंद करके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, तो हर चीज़ का जवाब आपको मिल जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े महान लोग हुए हैं ना, वो ऐसे ही हुए हैं। खैर, इस पर क्या ही चर्चा करना, ठीक है, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे एक करके टायरेंट। तो टायरेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है रूलर हु इज क्रूएल। ठीक है, रूलर हु इज क्रूएल। और वो एक उसमें फंस गए थे, विकास दिव्यकीर्ति जी एक इसी मामले में फंस गए थे, तो उन्होंने अपनी आंखें सफाई दी थी। अभी बताऊंगा आप लोगों को। एक ऐसा शासक जो बहुत निर्दयी होता है उसको टायरेंट कहते हैं। ठीक है, जो तानाशाह होता है एक तरीके से। एक्सपैट्रिएट, इसको तानाशाह लिख लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। अगर एक्सपैट्रिएट की बात करता हूं तो हु लिव्स आउटसाइड दियर होम कंट्री, हु लिव्स जो रहता है आउटसाइड यानी बाहर,
ठीक है, सॉरी। तो हु लिव्स आउटसाइड, जो रहता है बाहर, कहाँ पे, दियर होम कंट्री, अपने होम कंट्री के बाहर, उसे कहा जाता है एक्सपेट्रिएट। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये फंस गए तो एक चैनल है, उस चैनल पे उन्होंने आया आकर के अपनी सफाई दे रहे थे। उन्होंने क्या बताया कि रामायण की किताब थी, ठीक है, गोरखपुर प्रेस की, उसमें उत्तरकांड की, आपको मैं सच बताऊं, ठीक है, जितना मैं भी इन सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ ना, जो रामायण लिखी गई थी पहली पहली बार, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, हर चीज़ के साथ छेड़खानी की गई है। हमारे पूरी पूरी लाइब्रेरी को ब्रिटिश के द्वारा जला दिया गया था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग आगे अब ज़िंदगी में बढ़ें, तो इतनी किताबें वगैरह को पूरा का पूरा जला दिया गया था, है ना, जिससे देश समझ लो बहुत साल पीछे चला गया। तो उसमें ये जो उत्तरकांड है ना, वो लिखा ही नहीं था रामायण के अंदर। लोगों को ये लगा कि यार देखो, सबसे पता करो कि जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है वो हमारा हिंदू है, हिंदुइज्म सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसके बाद सारे रिलीजन बने हुए हैं, ठीक है। और ये कितना साल पुराना है, इसका भी एग्जैक्ट आंकड़ा मिलाना भी बड़ा मुश्किल है। तो पहले जो चीज़ें बनी थी उसमें लोगों ने छेड़खानी की है। लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे शब्द को, ऐसे ऐसे चैप्टर को, ऐसे ऐसी वाक्य को जोड़ा है ना, जो कभी था ही नहीं उसमें, सिर्फ बदनाम करने के लिए, राम भगवान को बदनाम करने के लिए, इस रिलीजन को बदनाम करने के लिए लोगों ने इस तरह का चीज़ किया है। इतनी छेड़खानी कभी किसी धर्म के साथ नहीं हुई होगी जितना हिंदू धर्म के साथ हुआ है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि 100 जने की, मतलब 100 साल पुरानी कोई किताब उठा करके लोग दिखाने लगेंगे, देखिए इस किताब में ये लिखा है। अबे ये सोचो, वो किताब लिखने वाला एक इंसान ही है ना। तुम एक किताब लिख करके चले जाओ, ठीक है, अब तुम इतने निर्बुद्धि इंसान हो, ठीक है, तुम्हारी दिमाग और सोच कितनी छोटी है, और तुम आज एक किताब लिख करके चले जाते हो, और वो किताब मान के चलो 100 साल बाद कोई पढ़ता है, कहेगा अरे यार वो कितने ज्ञानी थे, इन्होंने ये किताब, देखिए ये किताब। वो किताब में लिखी गई चीज़ कोई साक्ष्य थोड़ी है, वो तो तुम्हारे विचार हैं जो तुमने लिख दिए हैं, और किसी ने विरोध नहीं किया और वो अब तक चल रहा है। वो चीज़ मैकनोन हो गई, वेल नोन हो गई, भाई सब उससे फैमिलियर हो गए हैं। तो यही चीज़ है। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों में। श्रीलंका वाले न राम मानते हैं न रावण को, वो मिथ्या समझते हैं सब, ऐसा सुना है मैंने। हम्म। कुछ नहीं, एक समय पे सबको मानना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे होंगे बड़े पॉपुलर हो रहे हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जा करके किस चीज़ की कमी है, अरबों रुपए हैं, पैसे की कमी नहीं है, जीवन जी सकते हैं, अचानक से क्या ऐसा हो गया है, ठीक है। सबको, वही कहते हैं ना कि आप भगवान को नहीं चुनते हैं, भगवान आपको चुनते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें लोगों को लॉजिकल लग रही होंगी, तो छोड़िए। ब्रेक द आइस पे आते हैं सीधा। आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया टू ब्रेक द आइस बाई ऑफरिंग हर अ ड्रिंक बट सी सेड नो। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, यानी चुप्पी तोड़ना। हिंदी में बोलते हैं जब आप चुप्पी तोड़ते हो ना, तो आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो। इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, आर्ग्यू अगेंस्ट नहीं हुआ, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड मेक पीपल फील कंफर्टेबल। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड कीन। ये देखो किथ एंड कीन लिखा हुआ, किथ एंड कीन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, ब्लड रिलेशन, ठीक है। किथ एंड कीन का मतलब मैंने क्या बताया, ब्लड रिलेशन। अब जो आपके ब्लड रिलेशन है, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके अपने हैं, अगर उनको आप फेवर करते हो, ठीक है, अनड्यू फेवर, अनड्यू मतलब एक तरीके से जो जायज नहीं है ना, जो चीज जस्टिफाइबल नहीं है, वो करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, नेपोटिज्म। फेवरेटिज्म लोगों को लग सकता है, लेकिन फेवरेटिज्म होगा नहीं। स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन होता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। अगर आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया किसी भी इंसान को, उसके लिए फेवरेटिज्म, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका अपना भाई हो सकता है, वो आपका स्टूडेंट हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है ना। तो फेवरेटिज्म का ब्लड रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन में किसी को आप ना अनड्यू फेवर कर रहे हो, तो वो नेपोटिज्म होता है। अच्छा, नोटोरियस क्या होता है, जिसको कुख्यात बोलते हैं, फेमस फॉर समथिंग बैड। जो फेमस होता है फॉर समथिंग बैड, किसी बुरी चीज के लिए जो व्यक्ति फेमस होता है उसके लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेवनिज्म। चेवनिज्म होता है प्रिजुडिस्ड, सुना है, प्रिजुडिस्ड लॉयल्टी, ठीक है, समझाता हूं मैं आपको। प्रिजुडिस्ड लॉयल्टी टू स्पेसिफिक ग्रुप। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये जो वर्ड लिखा है हमने यहाँ पे ना, देखिए, इसका मतलब होता है बायस्ड होना,
बायस्ड मतलब होता है पक्षपात करने वाला, ठीक है, पक्षपात करने वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो लॉयल्टी है, ठीक है, वो किसी विशेष समूह के लिए है, विशेष ग्रुप के लिए है, उसे हम क्या कहते हैं, चेविनिज्म। तो प्रिजुडिस्ड लॉयल्टी टू वंस ओन ग्रुप, ठीक है, या अपने किसी ग्रुप के लिए या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अगर उसकी लॉयल्टी है, उसे कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, मतलब वो जैसे मान लीजिए उसका अपना खुद का कोई समूह है या अपना खुद का कोई विचार है या कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, वो उसको लेकर के बायस्ड है, उसको लगता है कि वही सही है, बाकी लोग गलत हैं। जैसे लेफ्ट विंग वालों को लगता है कि वो सही है, राइट विंग वालों को लगता है वो सही है, उनकी आइडियोलॉजी सही है ना। तो अगर कोई इंसान बायस्ड है किसी स्पेसिफिक ग्रुप या अपने किसी समूह ग्रुप या अपनी चीज़ों अपनी बिलीफ को लेकर के, उसे कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है सब क्लियर हो गया। तो 18 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होता है, तरीका मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले हम ऑप्शन में आएंगे, हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमें सबसे पहले ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि ए 3 बार आया है, डी 1 बार आया है। ऑप्शन में ना बी है ना सी है, या तो देखो डी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे कि ए 3 बार आया है, डी 1 बार आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं किसको पढ़ूंगा, ए को ही पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है जैक वेंट ऑन अ हाइकिंग ट्रिप टू द नियर बाई फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ मैं यहाँ पे ए के बाद सी है, यहाँ ए के बाद बी है, ए के बाद डी है। ओके, पहले डी पढ़ूँ, द फ्रेश एयर एंड नेचुरल ब्यूटी मेड द हाइक इवन मोर इंजॉयबल। अब उसको जो हाइक पे गया था, जो वहाँ की फ्रेश एयर थी और नेचुरल ब्यूटी थी, उसके हाइक को और बेहतर और इंजॉयबल बना देती है। तो जाहिर सी बात है डी से तो नहीं शुरू होगा, शुरू होगा ए से ही। लेकिन यहाँ पे ए के बाद सी है, एक जगह पे ए के बाद बी है और एक जगह पे ए के बाद डी है। हमें देखना पड़ेगा बी को पढ़ के, सी को पढ़ के, डी को पढ़ करके कि इस पेयर बना कौन रहा है, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जैसे बी को एक बार पढ़ता हूँ तो लिखा है ही इनकाउंटर्ड वाइल्ड लाइफ एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज अलोंग द ट्रेल। अच्छा, बाई द एंड ऑफ द हाइक, अब यहाँ बाई द एंड ऑफ द हाइक लिख रहा है तो मतलब सी तो लास्ट में जाएगा। अब अगर मैं सी को लास्ट में देखूं तो सी यहाँ लास्ट में है, यहाँ लास्ट में है, मतलब ये वाला कट गया, ठीक है, ठीक है। अब ए के बाद क्या डी हो सकता है, नहीं, क्योंकि पहले तो ये ही जो लगा है वो जैक के लिए लगा हुआ है। तो ए के साथ हम बी का पेयर बना देंगे और सी को लास्ट में रखेंगे। ए के साथ बी का पेयर बना के सी को लास्ट में रखेंगे तो डी तीसरे नंबर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लड़कों ने लिखा है यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद डी, बी के बाद फिर सी, ठीक है। बताओ क्लियर है? तुम लोग गलत कर रहे हो क्या? ए बी डी सी, नहीं नहीं, ए डी बी सी नहीं, ए बी डी सी, ए बी डी सी। कंफ्यूजन है क्या किसी को? एक बार जल्दी जल्दी बताओ, किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो। नहीं ना? ठीक है, फिर देखो यार, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, पहला तो तुम लोगों को ए तो समझ में आ गया कि ए में बोल रहा है कि वो जो उसका नियर बाई फॉरेस्ट था, नियर बाई का मतलब जो उसका पास्ट का फॉरेस्ट था आसपास में, वो हाइकिंग ट्रिप के लिए वहां पे गया था। दूसरे वाले में डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइक, ठीक है। अब दूसरे वाले में बता रहा है कि हाइक के दौरान हुआ क्या। पहले हम ये बताएंगे वो हाइक पर गया, तो ये तो इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा मेन थीम है, मेन सब्जेक्ट है सीन का। उसके बाद बता रहा है दूसरे वाले में कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइक, उसने वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्ड एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज, मतलब वहां पे जो नज़ारे थे ना एकदम ब्रेथ टेकिंग थे, मतलब इंसान एकदम एस्टोनिश्ड हो जाए देख करके। और उसने क्या किया, वाइल्ड लाइफ को एनकाउंटर किया, एकदम फेस किया, सामना किया, मतलब एक्सपीरियंस किया, है ना। तो पहले आप हाइक पे जाओगे तो फिर आप बताओगे ना क्या क्या हुआ वहां पे, डिस्क्राइब करोगे ना, उसके बाद ये बताओगे वहां की फ्रेश एयर और नेचुरल ब्यूटी जो थी उसके हाइक को और इंजॉयबल कर देती है, और लास्ट में ये करोगे। तो ए बी और डी सी ही बनेगा, पहला स्टार्ट है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट है,
ये आपका एक्सपीरियंस है जो वहां पे आपने किया, ठीक है। उसके बाद ये इंजॉयमेंट है, उसी के आगे ऐड करता है, और इंजॉयमेंट के बाद ये जो आपका लास्ट वाला है ये आपका क्या दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है। अब आपको क्लियर हो जाएगा, स्टार्ट, एक्सपीरियंस, इंजॉयमेंट और कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीता रेस्क्यू 3 पपीज। वायस बताना है। वायस में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लिया आपने। अगर ये हमारा एक्टिव वायस है तो हमेशा ध्यान रखिएगा पैसिव में सब्जेक्ट लगाइए, वाज लगाइए, वर लगाइए, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। आप कहोगे क्या दोनों साथ में लगाना है? नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे ये 3 पपीज ऑब्जेक्ट है तो उधर सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ वर लगेगा, है ना। आर गलत है, बिल गलत है, आर गलत है, एक ही है, देखना भी नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पे आई एम प्लानिंग, देखो इसमें ना सबसे पहले क्या देख लिया करो, यहाँ भी वर्ब देखा करो। ये वर्ब किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस ना तो ये है ना तो ये है, हमने दोनों को काट दिया। वहाँ पे लिखा है कि आई एम प्लानिंग टू लीव टुमारो। टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। अच्छा, दोनों जगह लिखा हुआ है, वहाँ टोल्ड धीरू है, यहाँ एडवाइस धीरू है। तुम्हें बस इतना बताना है क्या वो एडवाइस कर रहा है क्या? नहीं, एडवाइस नहीं कर रहा है। वो बता रहा है कि उसने धीरू से कहा कि मैं कल, आई एम प्लानिंग टू लीव टुमारो, मैं कल जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो उसने धीरू को बताया था ना कि एडवाइस किया था। यहाँ एडवाइस जैसी कोई बात ही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों में। तो चलिए इनको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कर नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ते जाते हैं भरते जाते हैं, मतलब ऐसे लोगों को तो मैं बहुत महान समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी महानता जितनी जल्दी ख़त्म कर दें उनके लिए उतना ही अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी मीनिंग मुझे 100% बताओ, मैं कहता हूँ 30-40%, बस ये समझ लो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। और देखो साथ ही साथ टेंस क्या है, किस टेंस में बात हो रही है। तो कहते हैं कि मोस्ट पीपल फाइंड देयर लाइफ्स पर्पसलेस, वेस्टेड एंड वर्थलेस। बहुत देखो, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि यार उनकी लाइफ वर्थ है, बट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि उनकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, वेस्ट है, वर्थलेस है। दैट्स वाई विद एन ऑर्डिनरी इलनेस और सम स्लाइटली सिचुएशन, इंसान के ना जीवन के अंदर थोड़ा सा अगर मामूली बीमारी हो जाए, थोड़ी सी उनके मतलब जो परिस्थितियां हैं उनके विपरीत चली जाएं, ठीक है, तो इंसान ना वो सोचने लगता है कि द इंडिविजुअल प्रेस फॉर इनटू हिज लाइफ। उसको लगता है यार जिंदगी कितनी बदतर है, बेकार है, जीवन ही खत्म कर देना चाहिए, इस जिंदगी का क्या मतलब है। भाई समझना चाहिए कि जो प्रतिकूलता होती है जिंदगी में ये एक हिस्सा है, जैसे अच्छी है बुरी चीज़ें हैं, अंधेरा है दिन है ना, तो पाप है पुण्य है, वैसे जीवन में आपके प्रतिकूलता भी है, मतलब और सिचुएशंस भी आएंगी। तो मामूली बीमारी लगी रहती है ना, ये जिस तरीके की दुनिया है, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ वन साइकोलॉजिस्ट, एवरी पर्सन थिंक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड मोर देन वंस इन हिज लाइफ। हर इंसान की बात हो रही है। एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भैया हर इंसान जो है ना अपनी पूरी लाइफ में एक से ज़्यादा बार सुसाइड करने की सोचता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट ही डज नॉट इनफ करेज टू एंड हिज लाइफ। खैर उसके पास इतना साहस नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। वाई डू पीपल कमिट सुसाइड? फिर सवाल पूछ रहा है कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं। साइकोलॉजिस्ट गिव वेरियस आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अब जो साइकोलॉजिस्ट है इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स देते हैं। सम पीपल से दैट अ मैन गेट्स सच अ एटमॉस्फेयर एवरीवेयर अराउंड हिम दैट ही डज नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन एक्सेप्ट दिस। कभी कभी होता क्या है कि इंसान के जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है, मतलब चारों तरफ का एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, कभी कभी ना लोग बड़े नेगेटिव होते हैं। घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोस्त भी अच्छे नहीं है, या दोस्त हैं ही नहीं, जिससे प्यार किया वो भी छोड़ के चली गई, तो पूरा अगल बगल का एटमॉस्फेयर ही इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है कि वो इंसान के पास ये करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। खैर भगवान की शरण में चला जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सम पर्सन्स फाइंड देमसेल्व्स सो मच लोनली एंड हेल्पलेस दैट दे फाइंड नो बेनिफिट इन लिविंग एंड दे थिंक नॉट टू कमिट सुसाइड। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, देमसेल्व्स सो मच लोनली, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत असहाय महसूस करते हैं। उनको लगता ही नहीं कि जीवन जीने का कोई मतलब है, ठीक है, और उनको आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता सोचता ही नहीं है उसके बाद। आफ्टर ऑल दैट व्हाट इज देयर इन लाइफ? सम पीपल कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ अ बर्डन ऑफ फीलिंग गिल्टी since they are unable to find a solution guilty feelings. Many other commit suicide because they are fed up of old age, rejection by spouse, unemployment, court cases. देखो बहुत सारे रीजंस हैं, कोर्ट केसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बीवी से पति से मिला धोखा है, प्यार में मिला धोखा है, ठीक है, लाइफ से तंग आ चुके हैं,
किसी चीज को लेकर के गिल्टी है, उनको कोई ऐसा काम कर दिया है जिसको लेकर के प्रायश्चित नहीं हो पा रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है, तो अपने आप को खत्म कर ले। तो बहुत सारे रीजंस हैं। खैर बड़ा अजीब सा पैराग्राफ है, खैर देखते हैं। मोस्ट पीपल फाइंड देयर लाइफ पर्पसलेस, वेस्टेड एंड वर्थलेस, दैट्स व्हाई विद एन ऑर्डिनरी इलनेस और सम स्लाइटली। अब सिचुएशन, अच्छा तुम सोच के देखो, सोच के देखो, यहाँ पे कह रहा है कि दैट्स वाई विद एन ऑर्डिनरी इलनेस और सम स्लाइटली सिचुएशन इंडिविजुअल प्रेज फॉर एन एंड टू हिज लाइफ। थोड़ी मामूली बीमारी हो गई, थोड़ा सा ऑड सिचुएशन हो गया है ना, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, उसके खिलाफ चलेगी तो अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचता है। यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, डिजायरेबल तो होगा नहीं, ससेप्टिबल और चलो इसको तो बताना पड़ेगा। पिल्फर का मतलब होता है टू स्टील, मतलब चुराना। अब ये चुराने का क्या मतलब है, ठीक है, कोई मतलब है यहाँ पे, एबल टू बी स्टोलन या टू स्टील स्मॉल आइटम्स, छोटी छोटी चीजों को चुराने वाले लोगों को कहा जाता है। ससेप्टिबल क्या होता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उनको बातें लग जाती है, बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, अगला देखना मेरे भाई, इट इज डिफरेंट थिंग दैट ही डज नॉट डिजॉल्व, इवॉल्व, फाइंड या डेवलप इनफ करेज टू एंड हिज लाइफ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। देखो आप यहाँ क्या कहना चाहोगे, ये अलग बात है कि वह जो है इनफ करेज नहीं जुटा पाता है अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। डिजॉल्व मतलब क्या होता है, टू ब्रेक पार्ट, मतलब घुल जाना, टू ब्रेक पार्ट, घुल जाना, ये चीज होता है। इवॉल्व, इवॉल्व क्या चीज होती है, इवॉल्व का मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलप ओवर टाइम। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया है ना, थोड़ा दूर लिखता हूं, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, डेवलप ओवर टाइम। जैसे इंसान को देखो, धीरे धीरे इवॉल्व किया है, मतलब कोई भी चीज है जो समय के साथ धीरे 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 डेवलप होती है, विकसित होती है, उसे कहते हैं इवॉल्व करना। फाइंड या डेवलप, डेवलप का मतलब होता है बिल्ड ओवर टाइम। ठीक है, किसी चीज को मतलब बिल्ड करना, डेवलप करना, विकसित करना। और यहाँ पे फाइंड, भाई अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे हम करेज को नर्चर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेज को डेवलप करने की बात नहीं कर रहे। देखो जब हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से जब विकसित करते हैं, उसके लिए हम डेवलप का यूज करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कह रहा है कि अलग बात है कि लोगों के अंदर डजेंट फाइंड एनफ करेज, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए उतना साहस जुटा नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ डेवलपमेंट की, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फाइंड की बात हो रही है, फाइंड एनफ करेज। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था। क्या किया है आप लोगों ने आंसर यहाँ पे ना, नॉट डेवलप, नॉट डेवलप। देखिए डेवलप में आप, मैं वही कह रहा था आप लोगों से। देखिए डेवलप क्या होता है कि जब आप अपने आप को ना फिजिकली, ठीक है, और मेंटली दोनों तरीके से, ठीक है, जब डेवलप करते हो, ग्रो करते हो, उसके लिए भैया साहस सबके अंदर होता है। अच्छा ये बताइए कि आपके अंदर साहस नहीं है क्या, मेरे अंदर साहस नहीं है, हम सबके अंदर साहस तो है ना, भले थोड़ा कम है ज्यादा है वो अलग चीज है। लेकिन क्या अगर सुसाइड करने की बात जब आती है तो क्या आप साहस जुटा पाते हैं, क्या लोग हिम्मत जुटा पाते हैं, नहीं जुटा पाते। तो फाइंड यहां पे होगा, है ना, हम उस चीज को ग्रो करने की बात नहीं कर रहे कि हम साहस, वो एक ओवर टाइम, किसी चीज को बिल्ड ओवर टाइम, डेवलप करने में समय लगता है यार। यहाँ पे आदमी सुसाइड करने के लिए टाइम थोड़ी लेता है, करा ऐसे चुटकियों में, है ना। इसलिए कहते हैं राम नाम लो सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फाइंड एनफ करेज टू एंड हिज लाइफ। आगे देखना तीसरे में, सम पीपल से दैट अ मैन गेट सच अ इंगेजिंग, पहले इसको छोटा करते हैं, पैसेज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, अब दिख रहा होगा। कह रहा है कि पीपल से दैट अ मैन गेट सच अ एटमॉस्फेयर एवरीवेयर अराउंड हिम दैट ही डजंट फाइंड एनी सॉल्यूशन एक्सेप्ट दिस। ये दिस सुसाइड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो आदमी है, यहाँ पे जो अ मैन लिखा है किसी एक आदमी के लिए नहीं लिखा है, ये पूरी ह्यूमन बीइंग यानी कम्युनिटी के लिए ही लिखा गया है। ठीक है, गेट सच अ एटमॉस्फेयर, अब उनके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, तो इसका मतलब उनको कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है,
पॉजिटिव या निगेटिव। जब आपको सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो इंगेजिंग तो हो ही नहीं सकता, ओवरवेलमिंग तो हो ही नहीं सकता, कल्टीवेटिंग तो हो ही नहीं सकता, डिसअपॉइंटिंग होगा। नेगेटिव चाहिए, बाकी तीनों पॉजिटिव है भाई, ठीक है। चौथे वाले में देखिए, फिर कहता है कि सम पर्सन फाइंड देमसेल्व्स सो मच लोनली एंड हेल्पलेस दैट दे फाइंड नो बेनिफिट इन लिविंग एंड दे थिंक वाई नॉट टू कमिट सुसाइड। मतलब ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, क्यों, रीजन, यहाँ पे रीजन की बात हो रही है ना। तो रीजन के लिए क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि वेन तो टाइम बताता है, हाउ मैनर बताता है, वाट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। एंड द लास्ट वन इज कि आफ्टर ऑल व्हाट इज देयर इन लाइफ, सम पीपल commit suicide because of a burden of feeling guilty since they are unable to find a solution to remove off, to avoid off, to get rid of, to alleviate off, to get rid of guilty feelings। मतलब वो उनके जो गिल्टी फीलिंग्स होती है ना उससे छुटकारा नहीं पा पाते, तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एलिविएट का मतलब होता है रिड्यूस करना भाई, रिड्यूस मतलब कम करना, जैसे क्या कम करना, पेन कम करना, स्ट्रेस कम करना, ये चीजों को, समझे। अगला देखो, आज एक होमवर्क रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ये होमवर्क एक कम से कम 50 क्वेश्चन में से एक होमवर्क तो बनता ही है, ठीक है। अगला देखिए, एवरीवन नोज, हर किसी को पता है, दैट ही इज नॉट टू हार्ड वर्क। देखो हर कोई जानता है ही इज नॉट टू हार्ड वर्क, यहाँ पे लिखा है ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ट्रेंड के साथ या तो फॉर लगता है या तो इन लगता है, यहाँ पे टू लगा है, ठीक है। तो ये तो पहली बात होगा नहीं, है ना। दूसरी चीज, सुटेबल के साथ फॉर का यूज किया जाता है, वहां पे टू लगा हुआ है, ये होगा नहीं, सुटेबल मतलब उपयुक्त होता है। अकस्टम्ड के साथ टू आता है, अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, ठीक है। मतलब जब इंसान किसी चीज का हैबिचुअल होता है उसके लिए। अडिक्ट का मतलब तो होता है जो किसी चीज की लत लग जाए, मतलब हु इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, ठीक है। अगर हु इज डिपेंडेंट यानी कोई व्यक्ति डिपेंडेंट है किसी चीज पे, कुछ लोग जीने के लिए देसी दारू पे डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग हो सकता है खैनी पे डिपेंडेंट हो, कुछ लोग बीड़ी पे होते हैं, तो वो एडिक्शन होता है उनको, है ना, सिगरेट होती है एडिक्शन। अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क हो जाएगा, है ना, ये चीज। मतलब सबको पता है कि वो हार्ड वर्क करने का आदी नहीं है ना, मतलब वो कामचोर है, सिंपल सी बात है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, देखो भाई एक चीज समझो आप सभी लोग, जैसे अगर मैं अ नंबर ऑफ बोलता हूं आपसे या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ बोलता हूं, ठीक है, या फिर मैं आपसे अ ग्रेट नंबर ऑफ बोलता हूं, नंबर ऑफ, तो इन सब के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब प्लूरल होता है, ठीक है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, ये प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल वर्ब हो गई। विजिटिंग कोई गलती नहीं है, इज कहाँ से आ जाएगा, हैज कहाँ से, वाज कहाँ से, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं हम ना। और अगर इसको देखें डिटेल में जाएंगे ना, कोई सेंस नहीं बनता डिटेल में जाने का, फिर भी अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, कभी भी आप देखो ना, जब ये प्रेपोजिशन होता है उसके बाद का ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको जानते हैं टोटल माना जाता है, टोटल। और ये जो इसके पहले लार्ज नंबर लिखा है ना, ये इसका पार्ट है, ठीक है। मतलब इस टोटल का पार्ट, जैसे हमने कहा हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर व्हाट, absent, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, द स्टूडेंट्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ये ना, ये टोटल माना जाता है। जितने भी टोटल हो, सपोज कर लीजिए 100 हैं, 1000 हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से जो आधे हैं, आधे, तो ये इसका क्या माना जाता है, पार्ट। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर ये जो टोटल है अगर वो प्लूरल है तो उसमें से भी जो आएगा तो प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा ना। जैसे यहाँ पे टूरिस्ट प्लूरल है टोटल, तो लार्ज नंबर ऑफ जो लिख रहा है लार्ज नंबर, वो भी तो बड़ा नंबर होगा, प्लूरल ही होगा वो, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखिए प्लूरल हमने लिखा, यहाँ भी हमने प्लूरल लिखा, तो ये नो इम्प्रूवमेंट है। आगे देखिएगा,
अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। कहता है व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30 आफ्टर वी कम आउट, आफ्टर वी कम आउट। अब देखो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की पहली फॉर्म अगर आप लगा दोगे, अगर आप इसको वर्ब की पहली फॉर्म मानोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट इज 11:30, ठीक है। व्हेन वी कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज हाफ ऑफ द, अगर इसको आप यहाँ पे पहली फॉर्म मान लो, है ना, या फिर आप इसको तीसरी फॉर्म मान लो तो भी गलत हो जाएगा। पहली फॉर्म प्रेजेंट में मानोगे तो वाज नहीं होना चाहिए, तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी नहीं तो गलत हो गया। व्हेन वी हैव कम आउट, यहाँ हैव लिख रहे हो जो कि प्रेजेंट में है, यहाँ पे वाज लिख रहे हो पास्ट में है, लो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो खत्म। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आए, ये हमारा टाइम है, ठीक है। कैसे पता, ये व्हेन क्या है वो टाइम बताता है, ये टाइम हमारा पास्ट में है ना। जब हम आए तो इट वाज 11:30, उस टाइम 11:30 हो रहा था, मतलब ये सही है, दोनों पास्ट में है, वो भी पास्ट में वो भी पास्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर, ये हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो बाहर आ चुका था ना, तो ये भी पास्ट में होगा ये भी पास्ट में होगा। अगला यहाँ पे क्या है, डायलॉग, जिराफ, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। अगर मैं डायलॉग की बात करता हूँ तो डायलॉग की स्पेलिंग क्या होती है, DIALO, DIALO, GUE, यही होता है। जिराफ में क्या होता है, GIRA, सही है। डबल F के बाद E होता है, ठीक है। सीजर्स की स्पेलिंग SS होती है, बिल्कुल सही है। थॉर्ली में OU होता है, ठीक है, करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी थ्रू आर रिलेटिव्स। अच्छा, हम कहाँ गए, एयरपोर्ट गए। हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने रिलेटिव्स को क्या करने, विदा करने, ठीक है। अब मुझे बताओ विदा करने की स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पे बताना। ये तो खैर सबको पता होना चाहिए। नहीं पता, सी ऑफ होता है यार, ठीक है। सी थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रियलाइज करना, या इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंड करना, इसकी ये बेसिक प्राइमरी मीनिंग होती है, ठीक है। सी थ्रू मतलब रियलाइज करना या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका बाकी एक मतलब और होता है, एक एक क्या, दो मीनिंग और होता है। एक तो इसका मीनिंग होता है सस्टेन करना, सस्टेन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना या बनाए रखना। और एक मीनिंग और लिख सकते हो, इसका मतलब इनकरेज करना भी होता है। पता यही होता है फ्रेजल वर्ब के साथ दिक्कत, एक फ्रेजल वर्ब की ना कई मीनिंग हो जाती हैं। अंडरस्टैंड करना भी है, सस्टेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना या किसी चीज़ को, किसी को उत्साहित करना। बाकी जैसे सी आउट की बात करूं तो इसका मतलब होता है, वो होता है यार, टू एस्कॉर्ट समवन टू द डोर, ठीक है, टू एस्कॉर्ट समवन टू द डोर। अब उसके बाद यहाँ पे सी अवे लिखा हुआ है, सी अवे जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ये हटा दो। सी ऑफ मतलब होता है विदाई करना, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो। और फ्रेजल वर्ब जानते हैं, हमने एक आपको ई बुक दिया है। अरे एस्कॉर्ट का मतलब एक तरीके से गार्ड होता है यार, प्रोटेक्टर होता है भाई। अब ये सब भी पूछोगे क्या, प्रोटेक्टर। जैसे हमने आपको दरवाजे तक कहीं, जैसे मान लो आप लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, आपको डर लग रहा है, हम आपको वहां तक छोड़ कर के आए, मतलब एक तरीके से बॉडी गार्ड जो होता है, गार्ड करना, किसी को सुरक्षा देना, ठीक है। तो टू एस्कॉर्ट समवन टू द डोर, ठीक है। तो सी आउट का मतलब ये हो गया। सी अवे जैसा कुछ नहीं होता, सी ऑफ मतलब विदाई करना होता है। इसके 3 मीनिंग होते हैं, ध्यान रखना। अब मैंने क्या बोला, वोकैबलरी की एक ई बुक है, मैंने अपलोड कर रखी है, अपने वेबसाइट पे चले जाओ या एप्लीकेशन पे चले जाओ, वहाँ पे देख लेना। उसमें ये सब फ्रेजल वर्ब्स हमने जो इंपॉर्टेंट है लिखे हैं। अप्रेज, देखो, एन एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। कोई जो एम्प्लॉयर होता है उसे अपने एम्प्लॉइज की जो एबिलिटी है उसको अप्रेज करना चाहिए, मतलब एसेस, इवेलुएट करना चाहिए, उससे उसका मूल्यांकन करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, ठीक है, या एक तरीके से उसे जज करना चाहिए, ठीक है।
ये चीज़ होती है। एसेस करना या फिर मान लीजिए उसे जज करना, इवेलुएट करना। अक्यूज मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करना, ठीक है, मतलब किसी को दोषी ठहराना, ब्लेम करना, उसके ऊपर मान लीजिए कोई चार्ज आपने लगा दिया, या हम यहाँ पे इंडाइक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेज आपको पता है तारीफ करना होता है। उसके बाद अप्रिसिएट सेम मतलब हो गया, इसको हम सिनोनिम भी बना सकते हैं, एडमायर अडोर करना। जज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिस्कॉर्ड, भाई डिस्कॉर्ड मतलब होता है कन्फ्लिक्ट या स्ट्राइफ, ठीक है, या डिसोनेंस, अच्छे अच्छे वर्ड है। तो यहाँ पे एक वर्ड है हमारे सामने, दैट इज डिसोनेंस। पहले तो मैं ये चाहूंगा आप लोग इसकी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। इसमें आपको डिसोनेंस, अरे यार माफ करना मैंने ही गलती कर दी, डिसोनेंस, ठीक है। एक बार प्लीज ना स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग ना, अगर मैं गड़बड़ हूँ तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से डबल एस होगा, फिर वो NANC होता है। एक बार चेक कर लेना, चेक करके अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना, ठीक है, बाद में। तो डिसोनेंस लिख सकते हो। कन्फ्लिक्ट मतलब भी लड़ाई झगड़ा होता है। स्ट्राइक जो वर्ड होता है ये भी बड़ा अच्छा है। एक वर्ड देखो ये अंडरलाइन कर लेना, एक वर्ड ये अंडरलाइन कर लेना, है ना, क्योंकि ये दो वर्ड तुम भूल जाओगे। कन्फ्लिक्ट तो तुम्हें कोई भुला नहीं सकता है, डिस्कॉर्ड तुम्हें कोई भुला नहीं सकता है, क्योंकि ये वर्ड जनरली तुमको पता ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं डिसहार्मनी। अब तुम कहोगे डिसहार्मनी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हार्मनी का मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य। और अगर मान लीजिए किसी के बीच में डिसहार्मनी हो गई तो मतलब ना तालमेल बचा ना सामंजस्य बचा, मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गई है उनका, है ना। अब देखो मेरे भाई अपोजिट है डिसहार्मनी का, क्या हो जाएगा हार्मनी, क्योंकि हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, है ना जी, तालमेल। अगर आपके तालमेल मतलब जैसे अगर अग्रीमेंट बोल सकते हैं, अगर आप दोनों के बीच में सहमति है तो जाहिर सी बात है कि झगड़ा लड़ाई होगा ही नहीं। या मान लीजिए हम इसको फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, अगर आप दोनों के बीच में दोस्ताना वाला रिश्ता है तो भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जिसको हम लोग एफेबल बोल सकते हैं, एमिएबल बोल सकते हैं, एमिकेबल बोल सकते हैं। पता है लड़कों के साथ दिक्कत क्या है, वो ऐसे पढ़ता है, उसको रहेगा एग्रीमेंट मतलब हमारे गुरुजी ने पढ़ा रखा था सहमति होता है, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना होता है। ये तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो ऐसे रिलेट नहीं कर पाता कि सपोज करो अगर हम दोनों का रिश्ता फ्रेंडली है ना, दोस्तीपूर्ण है, मतलब मैत्रीपूर्ण है, सॉरी, ठीक है, तो हमारे बीच में सहमति है तभी तो रिश्ता दोस्ती वाला चल पा रहा है। सहमति नहीं होगा तो क्या दोस्ती वाला रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। एक्सेप्टेंस हो गया, सेरेनिटी, देखो यहाँ प्लेसिड वर्ड है ना, प्लेसिड से प्लेसिडिटी बना है, सेरेनिटी, इनका मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो ट्रैंक्विल मतलब होता है कंपोज, कहने का मतलब ये होगा, सबसे सिंपल वर्ड लिख दो यहाँ पे काम, राइट, खत्म। उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिफाई, और ये वर्ड है एले, और एक वर्ड है पैसिफाई, मतलब इनको तो भूलो मत कभी तुम लोग। और कभी कभी ये लोग ऐसे भी देते हैं, एसवेज दे देंगे, ठीक है, अपीज वर्ड दे देंगे, ऐसे, है ना, प्रोपिशिएट वर्ड दे देंगे, एलिविएट भी दे देते हैं। अभी हमने बताया था एलिविएट मतलब क्या होता है, स्ट्रेस या पेन को कम करना। जैसे तुम्हें पेन है, दर्द है, स्ट्रेस है, उसको कम करना। अगर मान लो तुम्हारे दर्द को कम किया जा रहा है, तुम्हारे पेन को कम किया जा रहा है, तो तुमको शांति मिल रही है ना भाई, तो इस वजह से एलिविएट भी आ जाता है, ठीक है। तो एलिविएट है, प्रोपिशिएट है, एसवेज है, अपीज है, काम है, पैसिफाई है, एले है, मॉलिफाई है, ट्रैंक्विल है, कंपोज है, इनको प्लीज लिखना, ठीक है। और यहाँ पे स्टिलनेस भी आ जाता है, ये भी जो जो लिखवाता हूँ ना सब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, कुछ भी बेवजह नहीं है। द ट्रेन इज अराइविंग, प्लेटफॉर्म नंबर 4, देखो पहुँच क्या रही है, ये ट्रेन पहुँच रही है। इंसान पहुँच रहा है कि ट्रेन पहुँच रही है, जैसे सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये मान के चलो ट्रैक है, तो तुम कहाँ खड़े होते हो, प्लेटफॉर्म पे। गाड़ी कहाँ आती है, आप कहोगे जो ट्रेन आती है वो आती है ट्रैक पे। तो अब देखो अगर मान लो तुम, अगर पर्सन के लिए बोला जाता तो भाई हम ऑन लगाते, गाड़ी आ रही है ट्रैक पे, ये एक तरीके से लोकेशन को रेफर कर रहा है, ठीक है, ना कि बिल्कुल सरफेस को। तो यहाँ पे एट हो जाएगा, तो यहाँ पे एट लिखना, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं आ रही है, वो ट्रैक पे आ रही है। अगर किसी व्यक्ति के लिए बोला जाता तो व्यक्ति प्लेटफॉर्म के ऊपर आता, बिल्कुल सरफेस पे, तो उसके लिए ऑन यूज कर लेते। तो यहाँ पे ये ऑन काट देना, ठीक है, सबसे पहले लोगों के दिमाग में ऑन ही आएगा, तो ऑन लिखना नहीं, एट लिखना, ठीक है, समझ गए। अगला देखो,
फूल्स पैराडाइज, देखो भाई फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप। ठीक है, पूरी बात बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इतना भी लिखा जा सकता था, अरे यार इसका मतलब तो खुशहाली होता है, खुशी होता है, लेकिन हमने कहा बेस्ड ऑन फॉल्स होप। जैसे किसी ने आपको ना झूठा दिलासा दे दिया, मान लीजिए आप किसी के साथ बिल्कुल प्रेम में पड़े हुए हैं, है ना, आप बहुत सच्चा प्यार करते हैं, और उसने आपको झूठी जो है होप दे दी, मैं तुम्ही से शादी करूंगा या करूंगी। ठीक है, अब आप क्या है, एक फॉल्स होप को लेकर के आप एकदम खुश हैं। एक तरीके से इसको कहा जाता है ना, पता है, इल्यूजन, जिसको कहा जाता है पता है, डिल्यूजन। एक तरीके से ये ना भ्रम है आपका, क्योंकि सच्चाई तो है नहीं ना भाई, फॉल्स होप है। तो क्या बोलोगे आप, इसको बताओ। इसको हेवन बोलें, एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग बोलें, ठीक है, तो यही बोलेंगे। क्या बता रहा हूँ आंसर, ठीक है, हाँ बी। क्योंकि ना जो मैंने लिखा है देखो ना, एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, फॉल्स होप, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, अर्बन स्लम नहीं होगा, फेल नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बी ही होना चाहिए। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, राधिका इज बोथ। अभी मैंने देखिए आपको ना ध्यान से देखा करिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बता ले जाते हैं, अब इतना पीछे नहीं जाऊंगा। अभी मैंने बताया था ना, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है बताया था। और ये जो बोथ है, बोथ के साथ एंड आता है, बोथ एज वेल एज नहीं, बोथ एंड। ठीक, ये पेयर याद रखना। क्रूड, अगर किसी चीज़ को क्रूड बोल रहे हैं मतलब जो इम्प्योर है, नेचुरल है, अनरिफाइंड है, रॉ है। ठीक है, तो जो चीज़ बिल्कुल रॉ होती है, एकदम नेचुरल, है ना, जो अभी बिल्कुल निकली है, जिसको बिल्कुल प्रोसेस नहीं किया गया है, एकदम रॉ है, नेचुरल है, अनरिफाइन है, उसको तो अनरिफाइन हो जाएगा। क्रूएल तो जानते ही हो, रूड जानते हो, सेवेज सिनोनिम है ये। ठीक है, सेवेज क्रूएल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल, या इसको इनह्यूमन कहा जाता है। ठीक है, अगला, द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू द आइलैंड। अब देखिए टूरिज्म में अगर ग्रोथ होगा तो जिस आइलैंड पे हो रहा है वहां पे क्या आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब जो चीज़ें धन धान्य से पूर्ण हो जाती हैं, मतलब वहाँ एफ्लुएंस होगा, वेल्थ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भाई यहाँ पे वेल्थ आएगा, पैसा आएगा, क्या आएगा, सक्सेस आएगा। तो यहाँ पे वेल्थ है, सक्सेस है। ठीक है, एफ्लुएंस भी इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, है ना। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ वेल्थ बोला जाता है इसको। ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था, किस चीज़ की अवस्था, वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ धन होता है, धन धान्य से पूर्ण उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है एक एक वर्ड करके प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो हमने आपको बता दिया। क्या आंसर बता रहे हो आप, एडवर्सिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, बाकी का मीनिंग बताओ पहले आप। नहीं नहीं नहीं, देखो प्रोप्रेटी का मतलब होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब समझ रहे हो, डेकोरम, मतलब हिंदी में अगर बोलें तो शिष्टाचार, जिनके अंदर क्या होता है, शिष्टाचार होता है। ठीक है, डेकोरम है। जैसे हम लोग एटिकेट नहीं बोलते हैं, अगर आपने एटिकेट सुना होगा। ठीक है, ये तो बड़ा मतलब कॉमन वर्ड है आज की डेट में, लोग इतनी बार बोल चुके हैं कि लोगों को याद हो गया है। एटिकेट इसके अंदर नहीं है, एटिकेट का मतलब होता है इसके अंदर शिष्टाचार नहीं है। ठीक है, डेको मैनर नहीं है। ठीक है, मतलब मैनर्स जानते हैं ना, तौर तरीका नहीं है, ढंग नहीं है इसके अंदर, शिष्टाचार नहीं। ये प्रॉपर्टी जो है वो जानते हैं, एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है ना डिफिकल्टी, मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप। ठीक है, तो इसको हम मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं, डिफिकल्टी बोल सकते हैं। मिसफॉर्च्यून मतलब नहीं समझ में आ रहा तो डिफिकल्टी लिख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ डिफिकल्टी हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हार्डशिप लिख सकते हैं। पर्स पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है इंसाइट। इंसाइट मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब ऐसे समझिए
डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग, अगर कोई व्यक्ति है उसको गहरी समझ है किसी चीज़ की, ठीक है, मतलब विजडम की बात कर रहा हूँ मैं। विजडम मतलब श्रीव्ड, ठीक है, मतलब जो लोग क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए। और कुछ वर्ड होते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने सेज वर्ड लिख दिया या सगेशियस वर्ड लिख दिया, ठीक है, या सेपियंट वर्ड लिख दिया। प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा, ये जो सेपियंट वर्ड है यहाँ पे देखना आप, ठीक है, सेपियंट है, सगेशियस है, सेज है, इंटेलिजेंट है, श्रीव्ड है, विजडम है, इंसाइट है, ये होता है पर्सपिकेसिटी। इनका मतलब होता है बुद्धिमानी, हिंदी में लिखना हो तो बुद्धिमानी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। आंसर क्या होगा, अगर उधर हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो एडवर्सिटी हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। द फ्लावर्स विल इफ़ यू डोंट पुट देम इन वाटर, अगर आप उनको पानी में नहीं रखोगे तो जो पौधे होते हैं या फिर फ्लावर्स होती हैं वो क्या होंगी, मुरझा जाएंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब एक एक करके यहाँ पे ना जो बाकी वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग पहले मुझे बताओ, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से इनका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? देखो, पहले तो ये जो वर्ड लिखा है ना, बहुत सारे लोगों को इस वर्ड के बारे में अगर नहीं पता है तो बता दूं, ये वर्ड अब ना हो चुका है अपसलीट। अपसलीट का मतलब होता है जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, मतलब अब इसका यूज लोग नहीं करते हैं। इसकी जगह पे एक मॉडर्न वर्ड आ गया है, वेयर। पहले ये बोला जाता था, अब लोग वेयर बोलते हैं, ठीक है, मतलब टू वाट प्लेस, जगह की बात करता है ये, टू वाट प्लेस। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी विदअप, इसका मतलब होता है कोई चीज़ फेड हो जाना, ड्राई अप हो जाना, सूख जाना, ठीक है। तो ड्राई अप हो जाना किसी चीज़ का, या WILT बोलते हैं ना, विल, WILT, या ड्रूप बोलते हैं इसको, सूख जाना, मुरझा जाना, हिंदी लिख लेना, सूख जाना, मुरझा जाना। वेदर, वेदर के पता है दो मीनिंग होते हैं अगर ना पता हो तो, एक होता है सरवाइव करना, एक होता है क्लाइमेट। जब ये वर्ब के तरीके से काम करेगा तो इसका मतलब होता है सरवाइव करना, ठीक है, ध्यान रखना। जब ये नाउन के तरीके से काम करेगा तो जो तुम लोग जानते हो ना, क्लाइमेट वगैरह, मौसम बोलते हो, उसको बोलते हैं सरवाइव हो गया, इंड्योर हो गया, ठीक है, इंड्योर हो गया, सरवाइव हो गया, ये नाउन की तरह क्लाइमेट, ठीक, अरे हाँ, ठीक है, ठीक है। ये जो वेदर है ना, WHETHER, ठीक है, ये आंसर होगा। क्यों? द फ्लावर्स विल, फ्लावर्स विल, अरे यार इसको कह रहा हूँ आंसर होगा, माफ करना, कहाँ गया वो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये वेदर का दो मीनिंग होता है, नाउन के तरीके से काम करेगा तो क्लाइमेट, वर्ब के तरीके से काम करेगा तो सरवाइव होगा, ठीक है। हाँ, बी, ठीक है। और ये वेदर क्या होता है ना, जैसे मान लो, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, जैसे अगर तुमने ये सुना है, जैसे हमने बताया था नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, अ, और इधर के साथ और, निधर के साथ नॉर, उसी तरीके से तुम पढ़ोगे तो वेदर के साथ ना और मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या बताता है पता है, वेदर जो यहाँ पे होता है ये चॉइस बताता है। अगर हमें दो चीज़ों के बीच में चॉइस बतानी हो, ऑप्शन बताना हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। देखो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, उसे क्या बोलेंगे? बेलिकोज बोलेंगे? नहीं, बेलिकोज मतलब होता है ईगर टू फाइट। क्या यही होगा क्या? जो लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहता है मुंह उठा के, जैसे पाकिस्तान हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, दो थप्पड़ मार दो फिर पीछे भाग जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो लड़ाई झगड़े में, वार में यकीन ही नहीं रखता, वो चाहता है कि यार वार वार खत्म हो जाए, अबॉलिश हो जाए, खत्म, ठीक है, तो वो शांति चाहता है। तो पैसिफिस्ट, ये वर्ड बना है किससे? पैसिफाई से। पैसिफाई मतलब क्या बताया था अभी मैंने आपको? ट्रैंक्विल, काम, शांति, जिसको हम लोग बोलते हैं पीस, ठीक है, ये चीज़ होता है। बाकी क्या है? फ्लॉटिस्ट, तो ये तो वो होता है ना, हु प्लेस द फ्लूट, आई थिंक, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो भाई एक बार मुझे कंफर्म कर देना प्लीज कमेंट के अंदर, तो ठीक है। फैटलिस्ट होता है ना जिनको लगता है कि सब भाग्य के द्वारा निर्धारित है। इवेंट्स आर डिटरमाइंड बाय फेट, इवेंट्स आर डिटरमाइंड बाय फेट,
जैसे कुछ लोगों का मानना है जितनी भी चीजें होने वाली है वो डिटरमाइंड मतलब इसके द्वारा, भाग्य के द्वारा, मतलब जो भी भाग्य चाहेगा, ठीक है, वही होगा, जो भाग्य चाहेगा वही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये यूज किया जाता है, समझ गए? आई थिंक इसका वही होगा जो फ्लूट प्लेयर होता है ना, उसके लिए ही यूज होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कंफर्म कर देना एक बार जो आपको समझ में आए। अगर मैं सही हूं तो ठीक है, नहीं सही हूं तो बता देना। यहाँ पे लिखा है ही वॉज फाउंड टू बी हैंड इन ग्लव, ये पूरा होता है हैंड इन ग्लव विद द मैनेजर। तो हैंड इन ग्लव का मतलब होता क्या है? टू बी इन क्लोज एसोसिएशन, टू बी इन क्लोज एसोसिएशन, या इतना बस लिखिए ना यार, क्लोज रिलेशन, क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, ये चीज़ होता है क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। अरे यार, ये मेरे रिमोट को क्या हो जाता है, इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी लग रहा है। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो दो लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है, ये हो जाएगा। वर्सेटाइल होता है जो मल्टीटास्किंग हो। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा? देखो पहले ऑप्शन, ऑप्शन में सी है, ए है, सी है, ना तो ऑप्शन में डी है ना तो बी है। उसमें भी सी 3 बार दिया है, ए 1 बार दिया है। तो हमें ऐसा लगता है सबसे पहले सी को पढ़ते हैं। वन डे अ पुअर फार्मर वाज रिटर्निंग होम आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ वर्क। एक दिन एक पुअर फार्मर जो है पूरे दिन भर काम करके लौट रहा था। ए में है एज ही वॉक्ड थ्रू द विलेज, ये ही किसके लिए लिखा है? ऑब्वियस सी बात है ये पुअर फार्मर के लिए लगा होगा, तो ए से नहीं होगा, शुरू होगा सी से, इतनी तो पक्की बात है, ठीक है। अब ही वॉक थ्रू द विलेज, जब वो लौट रहा था तो विलेज से गांव से होकर के गुजरा था। ही फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स लाइंग ऑन द रोड, और रोड पर गिरा हुआ उसको एक बैग मिला जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, यानी सी के साथ ए का पेयर बनेगा। ये तो इजी था। फिर डी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ही डिसाइडेड टू फाइंड द राइटफुल ऑनर, उसको रखने के बजाय उसको लगा कि यार जिसका है उसको देना चाहिए। एंड ही इमीजिएटली रिटर्न द बैग टू द विलेज चीफ हु प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। अब बताओ आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते? रख लेते या दे देते? ठीक है। यहाँ पे लिखा है वायस, वायस में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वायस है, कुछ मत करो, सब्जेक्ट देखो, फिर देखो वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आई है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैन है गलत, हैज है गलत, विल है गलत, लो यही है खत्म। अब यहाँ पे क्या है? इज है, इज द सेक्रेटरी कमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में देखो कहाँ है, ठीक है। पहले ये इस वाले को हटा दो, है ना। अब देखो इसको, अगर ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना, देखो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ लगता है, दैट नहीं लगता है, दैट इफ साथ में नहीं लगता है, ठीक है। फिर एक ही होगा यहाँ पे, यही सही है, ठीक है भाई। इतना तो बेसिक बात तो पता ही होगा। अब ये भी थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा, जिनको नरेशन भी नहीं आता वो बच्चे डाल दें नरेशन बाई जय सर, पूरा फ्री में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे आ जाएगा। चलिए एक बार एक नज़र पहले आप डाल दीजिए, फिर एक नज़र मैं डाल दूंगा, जब दोनों की नज़रें पड़ जाएगी तो काम हो जाएगा। तो फिर वही गाना चलेगा, नज़र से नज़र मिले आंखें देखेंगी सपना। चलो हो गया। Superstitions are a universal phenomena having their own peculiar place in the cultural ethos and milieu of a people। सबसे पहली वाली लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल किस चीज के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि जो अंधविश्वास एक ऐसी सामान्य घटना है, एक ऐसा यूनिवर्सल फिनोमिना है जो किसी समाज के सांस्कृतिक माहौल और वहाँ का जो इन्वायरमेंट में अपनी खास जगह रखती है। इंडिया में ही देख लीजिए बहुत अंधविश्वास है, शायद धोनी का अंधविश्वास है बार बार ग्लव्स खोलना लगाना, है ना सबके अपने अपने हैं। पेक्यूलियर प्लेस कल्चरल, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है नैतिक मूल्य, ठीक है, ये जो एथॉस है ना यहाँ पे, इसका मतलब एटमॉस्फियर या नैतिक मूल्य से है।
और ये जो यहाँ पे मिलिया लिखा है इसका मतलब परिवेश या इन्वायरमेंट से है। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब आप समझ लीजिए परिवेश, यानी जो हमारा एटमॉस्फियर है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट या एटमॉस्फियर है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो अंधविश्वास एक यूनिवर्सल यानी सामान्य घटना है, फिनोमिना है, जो किसी समाज के जो उसकी सांस्कृतिक परिवेश होता है या जो सांस्कृतिक एटमॉस्फियर, एनवायरनमेंट या माहौल जो होता है, उस माहौल में अपनी एक खास जगह बनाती है, रखती है। दे आर अनरीजन्ड एंड बिलीव दैट ग्रेजुअली बिकम मैटर्स ऑफ फेथ। कह रहा है ये एक तरीके से अनरीजन्ड होते हैं, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, ये तर्कहीन होते हैं और धीरे धीरे लोगों का इनमें विश्वास हो जाता है। जैसे अगर आपको लगा कि अगर हम ये 10 रुपए की नोट अगर अपने जेब में रखे रहेंगे तो पैसा आता रहेगा, अगर हम ये 5 रुपए का सिक्का अपने साथ हमेशा रखेंगे, ठीक है, तो पैसे बरसने लगेंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो शुरुआत अंधविश्वास से होता है, धीरे धीरे हम ये फेथ में बदल जाता है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है ना, ये तर्कहीन होते हैं। अनरीजन लिखा है ना, तर्कहीन होते हैं ये। When certain things and happenings are rationally, people tend to assign mysterious and supernatural reasons for their operation। और कहते हैं कि जब कुछ चीजों और घटनाओं को समझने में परेशानी होती है तो लोग उनके पीछे जो रहस्य है और जो रीजन होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। A natural disaster is explained in terms of gods and the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as on set out of the end। ये एक मैं आपको कहानी भी बताता हूँ। जैसे कभी नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान के गुस्से की वजह से हुआ। जैसे 2013 में और ये होता भी है, मेरा तो खैर यही मानना है, क्योंकि देखिए आप प्रकृति को चोट पहुंचाएंगे तो प्रकृति पलट के आपको चोट पहुंचाएगी, आज नहीं तो कल। वो तो सह ले रही, लेकिन आप तो सह भी नहीं पाएंगे। तो जनरली होता क्या है कि अगर किसी तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोगों को लगता है ये भगवान का गुस्सा है। और कभी कभी देखते हैं आपका कोई अगर प्रोजेक्ट जो है ना, जो आपको असाइन किया गया है, अगर वो फेल हो जाता है तो आपको लगता है ये इसलिए हुआ ना क्योंकि काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। एक बार ऐसे मैं जा रहा था तो सामने एक आदमी मेरे था, स्कूटी से थोड़ी दूर पे था, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वो रुक गया। अब उसको लगा कि पहले कोई पार हो तो हम पार हों तो मैं तो पार हो गया। क्योंकि आप ऐसे समझो ना, बिल्लियां लोग यार पालते हैं, अब जो बिल्ली के साथ खाते हैं, पीते हैं, पालते हैं, उन्हीं के बिस्तर पे सोती है, तो उनकी जिंदगी तो नरक हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन ये अंधविश्वास है लोगों का, यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये भी लोगों के दिमाग में रहता है। ह्यूमन बींग्स पर मेनली गवर्न बाई सुपरस्टिशंस। अब इनका ये है कि भाई ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ठीक है, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये बेसिकली ना सुपरस्टिशंस को बहुत मानते हैं। ये अब अंधविश्वास से ना मानव जाति बहुत प्रभावित थी, ठीक है। और आगे कहते हैं सुपरस्टिशंस वर वाइड स्प्रेड बिफोर द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन द साइंस हैड नॉट एडवांस। और जब साइंस का इतना प्रचलन नहीं था उस टाइम सुपरस्टिशंस में लोगों का बड़ा भरोसा था। जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो अंधविश्वास बहुत सामान्य थे, लोग अंधविश्वासों में बहुत मानते थे। पुरानी हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा देखेंगे ना तो लोग बड़ा अंधविश्वास मानते थे उस टाइम जब साइंस नहीं आया था। तो द बिलीफ इन द ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द एंसेस्टर्स बाइंड द पीपल इनटू नॉट्स ऑफ सुपरस्टिशंस थॉट। और आगे कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं पुराने समय की परंपराओं की तो लोग अंधविश्वास के जो विचारों में फंसे हुए थे। इसके अलावा भी जो बहुत सारे ऐसे अनस्क्रपलस प्रीस्ट और रिलीजियस ऑफिशियल्स थे, कहने का मतलब जो बेईमान पुजारी थे और धार्मिक अधिकारी लोग थे, वो अपनी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना प्रभाव भी डालते थे। क्योंकि लोग अगर इस तरीके की चीज़ों को भरोसा करेंगे तो उनके पास आएंगे, उनका धंधा चलेगा, तो लोग ये भी करते थे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ना एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, इनके मीनिंग को समझते हैं और फिर फिल करते हैं। तो पहला था कि सुपरस्टिशंस एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, एक सामान्य सी चीज़ है और ये हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में, हमारी दुनिया में एक अपनी जगह भी बना करके रखती है लोगों के बीच में। दे आर अनरीजन्ड, इनके पीछे कोई तर्क नहीं होता। एंड रेशनल, इरेशनल, रेशनल, रीजनेबल। अच्छा एक चीज़ बताइए, एंड क्या है? आपने कहा एंड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इतनी बात तो सबको बताई गई है 10 बार कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अगर यहाँ अनरीजन है, अनरीजन का मतलब होता है तर्कहीन, ठीक है, जिसके पीछे कोई तर्क ना हो, तो उससे मिलता जुलता वहां पे एक वर्ड हमको चाहिए। तो मुझे बताइए वो वर्ड क्या हो सकता है?
क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना। अनरीजनेबल मतलब तर्कहीन, तो रीजनेबल तो नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रीजनेबल का मतलब होता है जो चीज लॉजिकल होती है, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये जो रेशनल करके वर्ड एक लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, इसका मतलब होता है रीजन या एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है रीजन या एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को लेकर के जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो, रीजन देते हो, वो होता है। ये भी नहीं होगा। तो आपने कहा रेशनल, ये तो इसका मतलब भी लॉजिकल होता है, लो ये भी नहीं होगा, ये सब उल्टा पड़ रहा है। एक ही है इरेशनल मतलब इलॉजिकल। यहाँ पे आपने बात क्या की थी, अनरीजन्ड की, यहाँ पे इलॉजिकल, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिएगा, ये हमने देखो ग्रामर से कर लिया, सिंपल सी चीज है, ये तर्कहीन, इलॉजिकल, इलॉजिकल क्योंकि सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कनेक्ट करेगा। फिर दूसरे में कहता है कि व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रेशनली पीपल टेंड टू असाइन मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल रीजंस फॉर देयर ऑपरेशन, ठीक है। व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रेशनली क्या होती है, इनएक्सप्लिकेबल, पीटिएबल, मेजरेबल, अज्यूमेबल। अब देखो जनरली जो सुपरस्टिशंस होती है ना, उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये पिटिएबल का मतलब होता है जो चीज पिटी हो, और यू कैन से सिंपैथी, ठीक है, सहानुभूति से संबंधित। अज्यूमेबल मतलब होता है किसी चीज को अज्यूम कर लेना, मान लेना, है ना, समथिंग दैट कैन बी अज्यूम्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड, ये होता है। मेजरेबल भी नहीं होगा, इन एक्सप्लिकेबल होगा, इसका मतलब होता है अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड, जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हो, जिस चीज को अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता हो, जिस चीज को समझा नहीं जा सकता हो, उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरे में बात करें कि ओके, दस अ नेचुरल डिजास्टर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ गॉड्स। देखो लोग नेचुरल डिजास्टर को भगवान का गुस्सा मानते हैं। गुस्सा क्या है, लव तो नहीं मानते ना, डिजास्टर कहाँ लव होगा, फेवर भी नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है। ये एक बचा, ये जानते हो रीत क्या होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये फूल ऐसे होते हैं ना, ये सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। बेसिकली कोई शहीद हो जाता है तो उसके ऊपर भी रखा जाता है, ऐसा आपने देखा होगा कभी, ठीक है। तो वो होता है, यहाँ पे रैथ होगा। रैथ मतलब क्या होता है, एंगर, यानी इसको भगवान का गुस्सा समझा जाता है। अगला देखिएगा भाई, क्या नंबर है, चौथा नंबर है ये, हाँ। कि इसमें कह रहे हैं कि एंड द फेलियर वंस प्रोजेक्ट इज असाइन टू द ब्लैक कैट विच क्रॉस द पास जस्ट एज वन सेट आउट ऑन द इवेंट। द सबमिसिव ह्यूमन बींग्स वर मेनली गवर्न बाई सुपरस्टिशंस, प्रिमिटिव, इंक्विजिटिव या एक्सक्लूसिव। अब कौन से ऐसे ह्यूमन बींग्स थे जो सुपरस्टिशंस के द्वारा गवर्न होते थे, मतलब एक तरीके से अंधविश्वास से पूरी तरीके से लिप्त थे, वो प्रिमिटिव लोग थे। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर मॉडर्न एडवांसेस, मतलब जब साइंस नहीं आया था, जो पुराने लोग थे, है ना, उनको प्रिमिटिव, एंशिएंट जो प्राचीन लोग थे उनको। सबमिसिव नहीं होगा यहाँ पे, ये हटा देना, ठीक है। सबमिसिव मतलब मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है। और इंक्विजिटिव मतलब होता है जो लोग बड़े उत्सुक होते हैं, ईगर होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ठीक है, वो चीज़। सबमिसिव हम उनको भी बोलते हैं जो थोड़े साई होते हैं या मॉडेस्ट होते हैं, ठीक है भाई। एक्सक्लूसिव तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है, मतलब लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कहता है ना एक्सक्लूसिव ऑफर है, मतलब लिमिटेड ऑफर है, थोड़े समय के लिए ऑफर है। यहाँ पे ईगर का कोई लेना देना नहीं, ईगर का मतलब क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है। तो प्रिमिटिव, जो पुराने लोग थे ना, वो बिल्कुल अंधविश्वास से लिप्त थे, है ना। एंड द लास्ट वन इज द बिलीफ इन द सैंक्टिटी, एंटाइटी, एनमिटी या एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड सम ऑफ मनी, ये संबंधित होता है पैसे से, ठीक है, ओके। एनमिटी ये संबंधित होता है तुम्हारे मतलब उसको बोलते हैं एनमिटी, है ना, हाँ, दुश्मन से कह लो, या एनमिटी मतलब नफरत भी होता है, हार्टरेट कह लो, ठीक है। एंटाइटी जो होता है वो होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, अस्तित्व जिसे बोलते हैं, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सैंक्टिटी जो होता है ये होता है हॉली, पवित्र, ठीक है। तो कह रहा है कि द बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ टाइम और ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द
एंसेस्टर्स बाइंड द पीपल इनटू नॉट द सुपरस्टिशंस थॉट, है ना। तो पहले के जो ये पुजारी उजारी होते नहीं थे, धर्म के नाम पे लोगों को अंधविश्वास पकड़ा देते थे, तो यहाँ पे होली या पवित्र सेंटिटी हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस। होप सो कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपको सीखने को मिला होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अगर एक दो बार आप रिवीजन करते हैं ना, आई थिंक सो कि आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत स्लाइट ना के बराबर कन्फ्यूज़न है तो वो आप सर्च करके भी दूर कर सकते हैं, बट जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोग का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए भाई सभी लोग, ठीक है।